Good morning, everyone. I am Shivendra Singh Bisain on behalf of Lakshmi Shri Investment and Securities. सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सारे अटेंडीज को, हमारे पैनलिस्ट मिस्टर सचिंद्र नाथ जी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी दिवाली बीती होगी, एक बहुत प्रॉस्परस आगे वाले आने वाले वर्षों में आपका समय रहेगा। As you guys have always known us कि हम लोग सैटरडेज को वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि अलग अलग चीजों की जानकारी हम अपने निवेशक, अपने ट्रेडर्स तक पहुंचाएं। उसी क्रम में आज एक बहुत अलग तरीके का ये वेबिनार है, जिसको मैं इस पूरे सेशन के दौरान वेबिनार न कहते हुए आई वुड कंसीडर इट टू बी अ पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट की खासियत ये है कि एनएससी बीएससी पे लिस्टेड एंटिटी यूग्रो कैपिटल, जो एक एनबीएफसी कंपनी है, उसके वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सचिंद्र नाथ जी हमारे साथ यहाँ पे आज इस पॉडकास्ट में अवेलेबल है। इस पॉडकास्ट के लिए उनकी स्पेशल प्रेजेंस मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हम उनसे सीख सकें, समझ सकें हाउ द इंडियन एनबीएफसी सेक्टर इज डूइंग, क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी का कैसा रोल प्ले कर रहा है इसमें, इस सेक्टर में। क्योंकि ये बहुत ही वाइडली स्प्रेड रेंज है, स्मॉल बिजनेस फंडिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर हम यूग्रो कैपिटल की बात करें तो हाउ सचिंद्र जी इज मैनेजिंग द कंपनी, व्हाट इज हिज विजन, हाउ ही प्लान टू टेक द कंपनी अहेड, एंड बीइंग अ इन्वेस्टर इन द कंपनी, या एक इन्वेस्टर होने का प्लान करने के लिए मेरे लिए क्या क्या आवश्यक सूचनाएं हैं, जरूरी जानकारियां हैं जो मेरे पास होनी चाहिए इन रिगार्ड्स टू एनबीएफसी सेक्टर एंड यूग्रो कैपिटल। इन सब टॉपिक्स के ऊपर हमारी चर्चा होगी सचिंद्र नाथ जी के साथ। और मैं सचिंद्र नाथ जी के बारे में थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करूं तो उन्होंने सन 2018 में एनबीएफसी लिस्टेड एंटिटी चोखानी सिक्योरिटीज लिमिटेड को एक्वायर करके अपना एंटरप्रेन्योर कैरियर जो है पुश किया। और उनका फिर इसके बाद उन्होंने यूग्रो कैपिटल की स्थापना की। इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इम्पैक्ट रहा है इंश्योरेंस कंपनीज में, ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में, कैपिटल मार्केट में भी और लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस में। इनके अक्रॉस द करियर में ही हैज helped in building two insurance companies, a large asset management company and an NBFC company. इनके बड़े अचीवमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने बड़े बड़े जॉइंट वेंचर्स और पार्टनरशिप्स अपने ग्रुप्स के साथ किए हैं। ही इज अ क्वालिफाइड लॉयर एंड यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विच इज इन वाराणसी। ये ग्लोबली रिक्लेम्ड यूनिवर्सिटी है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो वाराणसी में स्थित है, वहां से ये रैंक होल्डर भी रहे हैं। ही इज अमेजिंग मोटिवेटर and a hand-on leader who trusts his own instincts a lot. So it's pleasure for us to have him with us in this podcast. Welcome to the session, Sachindra sir. नमस्कार। बहुत कुछ है मेरे मन में आज आपसे समझने के लिए, पूछने के लिए, एंड टू किक ऑफ विद माय बंडल ऑफ क्वेरीज, मैं आपसे कुछ चीजें समझना चाहूंगा। आज के दिन में अगर हम प्रिसाइजली एनबीएफसी की बात करें तो हाउ एनबीएफसीज आर गियरिंग अप फॉर द न्यू मार्केट प्लेस, इस नए इकोनॉमिक दौर में एनबीएफसी कैसे ये सेक्टर खुद को तैयार कर रहा है सर, कुछ अगर आप हमें समझने में मदद करें इस सेक्टर के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी। आपने सबसे बड़ी बात है जो मेरे पूरे करियर की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईलाइट है आपके क्वेश्चन के पहले, वो ये है कि आपके शहर से जहाँ पे आपका मेन ऑफिस है, मैं उसी शहर को बिलोंग करता हूँ। मैं भी आपको बोल रहा था, इसीलिए मेरे पीछे बनारस के घाट की पिक्चर हमेशा मेरे हर रूम में लगी रहती है। और मेरा जो पहला 10 साल मैंने बिताया पला बड़ा बनारस में, वो मिर्जापुर में बिताया। मिर्जापुर में मैं कारपेट कंपनी में काम करता था। और फिर 1998-99 में मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में किया। आज मैं जो भी कर रहा हूँ उसका जो इंस्पिरेशन है, छोटे बिजनेस को एक ऋण की सहायता देने का जो ये इंस्पिरेशन है ना, वो मेरे वो 1995 से और 92 से 98 का जो मेरा काम मिर्जापुर में था, बहुत छोटे कारपेट के जो
वर्कर होते थे जो काम करते थे, और उनकी जो समस्या थी, जो मैंने उस जमाने में देखा था, 15-20 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिताने के बाद मुझे लगा कि अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनकी सहायता की जा सके। ये तो पहली बात थी। दूसरा, जो स्पेशली निवेशक वर्ल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेंडिंग एज ए बिजनेस, चाहे वो बैंक हो या एनबीएफसी, रफली अराउंड 30% ऑफ हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन को सपोर्ट करता है। और ये सबसे बड़ा सेक्टर है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हमेशा ही एवर ग्रोइंग रहा है। मोस्ट ऑफ द अगर आप किसी ने आज से 20 साल 25 साल पहले अगर एचडीएफसी खरीदा होगा, तो उसे 1 लाख रुपए का निवेश आज कम से कम 30 से 35 करोड़ का रुपए का निवेश होगा। उसका रीजन ये है कि हमारा देश जब आजादी के बाद जनरली जो है वो कैपिटल स्टार्व्ड रहा है। कोई भी तरह का बिजनेस चलाने के लिए, चाहे वो बड़ा हो, मध्यम वर्ग हो, या बहुत छोटा हो, या इवन कंज्यूमर फाइनेंस हो जहाँ पे आप फ्रिज टीवी स्कूटर खरीदते हैं, सबके लिए ऋण की आवश्यकता होती है। मैं ये एग्जांपल देता हूँ आजकल, जैसे कि मुझे याद है कि मेरे फादर बीएचयू में प्रोफेसर थे, वो ऑक्सफोर्ड के डॉक्टरेट थे, यूएस से पढ़े थे, और उनके जैसी शख्सियत को भी उन्होंने जब पहली बार प्रिया स्कूटर खरीदा, तो वो 6 साल के वेट पे आया, और स्कूटर खरीदने के लिए भी उन्होंने पहले से ही फिक्स डिपॉजिट करके रखा था, जो हर महीने वो करते रहते थे, जिसलिए जब स्कूटर 6 साल बाद आए तो वो खरीद सके। आज शायद आप में से बहुत सारे लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आज आप किसी भी स्टोर में जाते हैं, क्रोमा में जाते हैं, जियो में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपके जेब में पैसे होने की जरूरत नहीं है। या तो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, या आपके पास एक मोबाइल नंबर है, और आप तुरंत सामान खरीद सकते हैं। ये इंस्टेंट जो लेंडिंग है। ये जो रिवोल्यूशन आया है, वो क्रेडिट की वजह से आया है। और यही रिवोल्यूशन की वजह से लेंडिंग बिजनेसेस, चाहे वो बैंक हो चाहे एनबीएफसी हो, वो कंटिन्यूअसली इंडिया में ग्रो करते हैं। नाउ इंडिया में जो आपने पूछा कि नया मार्केट प्लेस, नई इकोनॉमी में एनबीएफसी का क्या रोल है, सारे निवेशक वर्ल्ड को समझना चाहिए कि एक बड़ी अजीब सी चीज है। अगर डिफरेंस क्या है बैंक और एनबीएफसी के बिजनेस में, बैंक आपसे पैसा लेता है, अपने पास जमा करता है, और आगे लोगों को ऋण देता है, और बीच में वो आपको अगर वो 5% देता है और 15% या 12% पे लेंड करता है, तो बीच का उसका मार्जिन होता है। एनबीएफसी इसी बैंक से पैसा लेती है और आगे लोगों को ऋण देती है, लेकिन लास्ट 3 दशक में या 2 दशक में एनबीएफसी ने हमेशा स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से बैंक को आउट परफॉर्म किया है। सो आप एट सबसे टॉप एंड पे बजाज फाइनेंस है, जो 8 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू ट्रेड करता है, वर्सेज मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट बैंक, मोस्ट सक्सेसफुल बैंक गोज अप टू 3.5-4 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू। तो ये बहुत अवार्ड है कि जिसके पास, बैंकों के पास बहुत लार्ज कैपिटल होती है, बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ फाइनेंस होता है, बट मार्केट जो है वो ज्यादा वैल्यू एनबीएफसी को देता है। एंड इसका जो कोर वजह है वो ये है कि एनबीएफसी हिंदुस्तान में वो सेगमेंट को सर्व कर पाती है, वो जनरली बैंक नहीं कर पाता। सो अगर आप टॉप 10 लिस्टेड एनबीएफसी को हिंदुस्तान में देखें, बजाज फाइनेंस कंज्यूमर फाइनेंसिंग में उन्होंने 3 लाख करोड़ का एक बिजनेस बनाया, जो कि आज तक कोई भी बैंक बीट नहीं कर पाया। श्रीराम फाइनेंस, उन्होंने सेकंड हैंड ट्रक फाइनेंस का बिजनेस बनाया। मन्नापुरम मुथूट ने गोल्ड फाइनेंस का बिजनेस बनाया। महिंद्रा ने ट्रैक्टर फाइनेंस का बिजनेस बनाया। तो जो ये यूनिकनेस है ऑफ बीइंग एबल टू सर्व ए कस्टमर सेगमेंट which otherwise banks don't serve, is actually create this heavy, very unique value proposition for NBFC. लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा बड़ी मिसिंग है, सॉरी, मैं कहता हूं कि हमारा देश भारत में बसता है, इंडिया में नहीं बसता। हम भारत जो है वो वहां है जहां आप बैठे हैं, आप जहां बैठे हैं वहां से भी 100 किलोमीटर दूर है वो भारत। और इस भारत में जो है ना, हमारे जो मैं छोटे शहर बनारस में था, मैं क्यों नहीं बनारस में रह पाया, क्यों मुझे भाग के दिल्ली आना पड़ा, फिर बॉम्बे आना पड़ा? क्योंकि लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी छोटे शहरों में नहीं होती थी, अभी भी बहुत कम होती है। तो ये जो हमारे देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है वो कौन है? वो है छोटा बिजनेस। आज के दिन में 15 करोड़ लोग हमारे छोटे बिजनेसों से उद्यमित है। लेकिन इन बिजनेस से, तो हम बोलते हैं भारत का जो विकास है, जो इसका बैकबोन है, वो है स्मॉल बिजनेसेस। सो हमारे जीडीपी का 30% अभी एमएसएमई कंट्रीब्यूट करते हैं, और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 45% हमारी जीडीपी का एमएसएमई करेंगे, और ये लीड करेगा बहुत मैसिव एम्प्लॉयमेंट। ये 15 करोड़ लोग जो आज स्मॉल बिजनेसेस से एम्प्लॉयड हैं,
ये 20 से 25 करोड़ होगा। 25 करोड़ का मतलब आप सोचिए कि 50 करोड़ लोगों का जो जीवन साधन है वो स्मॉल बिजनेस से आएगा। ऑलमोस्ट 40% ऑफ देश की जनता वो हमारे स्मॉल बिजनेस पे डिपेंडेंट है। लेकिन जब ऋण देने की बारी आती है तो ये मैसिव चैलेंज है। सन 2017 में करीब 55 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप था, मतलब जो रिक्वायरमेंट थी छोटे बिजनेस की ऋण की वो 55 लाख करोड़ थी। आज 2022 में ये बढ़ के 85 लाख करोड़ हो गए, और ये अब चेंज हो रहा है। और बहुत सारे फिनटेक और एनबीएफसी इस पे बहुत बड़ा फोकस कर रहे हैं। भारत सरकार का फोकस है, रिजर्व बैंक का फोकस है, और बहुत सारे बिजनेसेस का है, जैसे हमारा है। कि हम अब ये जो हम बोलते हैं कि ये नेक्स्ट दशक जो है या नेक्स्ट 2 दशक है, ये दशक जो है वो एमएसएमई का है, और इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट एक्सप्लोजन होने वाला है। बिकॉज एक न्यू मार्केट इकोनॉमी क्रिएट हो रही है। ये न्यू मार्केट इकोनॉमी, हमारा जो अंडरलाइन कस्टमर है उसका जो कंस्ट्रेंट था। आपको मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, बहुत ही यूनिक एग्जांपल है। इस दिवाली हम क्योंकि हम यूपी में इस बार एंटर कर रहे हैं, यूपी में हमारी 25 ब्रांचेस आ रही है, बनारस में आ रही है, लखनऊ, कानपुर, सब जगह आ रही है। तो हमने बोला कि हम जब भी किसी नए स्टेट में जाते हैं तो हम उस स्टेट का जो यूनिकनेस है वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हमने बोला कि हम जब यूपी में जा रहे हैं तो दिवाली पे मिठाई और गणेश लक्ष्मी की फोटो और गिफ्ट तो सभी भेजते हैं। हमने कहा नहीं, हमें यूपी का कुछ अच्छा भेजना चाहिए। तो यूपी में हम खोजने लगे कि क्या अच्छा है। तो हमें अचानक ये पता लगा कि कन्नौज का इत्र बहुत ही मशहूर है। तो हम क्यों, और लेकिन बिल्कुल ही डाइंग आर्ट है, तो हम क्यों नहीं कन्नौज का इत्र खोजें, और इस इत्र को हम सारे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक के सीईओ सबको उनको भेजें। अब हम बैठ के खोजने लगे कि कन्नौज का इत्र कैसे खरीदें। अचानक मैं इंस्टाग्राम पे गया और मैंने कन्नौज लिखा और इत्र लिखा, और एक छोटा सा बिजनेस जो 150 साल से ज्यादा पुराना है, जो कन्नौज का मोस्ट सबसे मशहूर इत्र का व्यवसायी है, उसका इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट दिखा मुझे। मैंने डायरेक्टली उनको, अग्रवाल साहब को फोन किया, अपनी टीम को भेजा, और हमने करीब 1000 इत्र के बॉक्स उनसे सोर्स किए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये न्यू मार्केट इकोनॉमी है, कि अभी कन्नौज में बैठा एक छोटा सा इत्र का व्यापारी का कोई कंस्ट्रेंट नहीं रह गया है, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी के थ्रू कोई भी कहीं पहुंच जा रहा है, कोई भी कहीं भी कुछ सामान बेच पा रहा है। और इस डिजिटल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए जो ये डेटा इकोसिस्टम क्रेडिट का बन रहा है वो बहुत ही यूनिक है। हम इसके बारे में जरूर आगे बात करेंगे। बिल्कुल सर। सर, अगर हम बिजनेस डायनामिक्स की भी बात करें तो बहुत तेजी से ये इसमें एक ट्रेंड चेंज देखा गया है। एक ज़माने पहले एसेट बेस्ड लेंडिंग का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, और अब जो है एस्पिरेशन बेस्ड लेंडिंग, एक नया टर्म ये जो है इंक्लूड हुआ है इस सेक्टर में, लेंडिंग सेक्शन में, एस्पिरेशन बेस्ड लेंडिंग। तो ये जो इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस चेंजिंग बिजनेस डायनामिक्स? देखिए, हमको इसको सोचना चाहिए। स्पेशली अगर हम ये पहली पहली बात ये हम मान लें कि नेक्स्ट 2 दशक स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग विद इन लेंडिंग, पहले बात इन्वेस्टर्स को ये मानना चाहिए कि अक्रॉस ऑल सेक्टर लेंडिंग बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उसमें बहुत स्टेबल ग्रोथ उनके इन्वेस्टमेंट पे मिलती है। अगर आप ये मान लें, फिर सेकंड बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई बहुत सारे बैंक हैं, बहुत सारी एनबीएफसी है, अब इसमें कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है? आप लोग सहायता उनकी करते हैं, फिर भी ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना। अब किसी एक छोटे स्मॉल इन्वेस्टर से जाके पूछे कि भाई वो बजाज खरीदे कि चोला खरीदे, अभी कैसे समझ में आएगा ना, दोनों ही बड़े हैं, दोनों ही अच्छे हैं। तो इसलिए दूसरी चीज जो मानना है कि भाई क्या ऐसा है जो अब और नया बड़ा होगा। देखिए, बड़ा जो है बहुत बड़ा हो जाए, उसका एक स्पीड की एक लिमिटेशन होती है, राइट? जब बहुत बड़ा जो बिजनेस होगा वो 10, 20, 25% से ग्रो करता है, बट जहां पे अपॉर्चुनिटी बड़ी है वो बिजनेस 60, 70, 80, 100% से ग्रो कर सकता है। तो ये मानने की जरूरत है निवेशक को कि एसएमई फाइनेंसिंग नेक्स्ट दशक का बहुत बड़ा आउटलायर परफॉर्मेंस देगा। अब उसके अंदर ये समझने की जरूरत है कि प्रॉब्लम क्या थी और कैसे सॉल्व हो रही थी, इसको ऐसे समझना चाहिए। आप सोचिए, आज से आप 6-7 साल पहले बनारस में एक छोटी सी साड़ी की दुकान या साड़ी की फैक्ट्री पे आप गए और उसको आपको ऋण देना है एज ए लेंडर, या आप कानपुर में एक छोटी फैक्ट्री पे गए, वहां पे आपको ऋण देना है। तो एज ए लेंडर, किसी भी लेंडर को क्या चाहिए? 3 चीज चाहिए। हम बोलते हैं उसको इंटेंट, एलिजिबिलिटी और एबिलिटी टू रीपे। आपकी पैसा वापस करने की मंशा होनी चाहिए, आप ठीक ठाक तरीके का लीगल बिजनेस होना चाहिए, और आप पैसा वापस कर सकते हैं या नहीं कर सकते,
ये तो हमको देखना पड़ेगा ना एज ए लेंडर। लेकिन अब मैं पहुंचा कानपुर में, मैंने बोला सर आपको हमको 50 लाख या 1 करोड़ का लोन देना है। अब आप ये बताइए आप हमारा लोन वापस कैसे करेंगे? अब लेंडर कैसे देखेगा? ये देखता था 5-7 साल पहले, भाई आप अपनी बैलेंस शीट दे दो, आप इनकम टैक्स रिटर्न दे दो, आप फलाना दे दो, आप किताब दिखा दो, ये कर दो। तो बिजनेस क्या बोलता था, भैया देखो ऐसा है, हमारा ना जो दिखता है वो तो 20% है, जो नहीं दिखता है वो 80% है। तो हमारे पास पैसा तो है पर दिखता नहीं है। अब दिखता नहीं है तो आप आ जाओ हमारी फैक्ट्री में बैठ जाओ, रोज कितना ट्रक निकल रहा है उसका चालान टोटल कर लो, तो आपको पता लग जाएगा कि आप पैसा हम दे सकते हैं। अब आप ऐसा बताइए लेंडर कैसे विचारा कर पाएगा? ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है कि हमारे जैसी बड़ी कंट्री में हर लेंडर हर बिजनेस के पास जाके उसका कैश का जो व्यापार हो उसका टोटल मार के और बोले कि हम आपको पैसा दे सकते हैं। तो जब ये नहीं वो कर सकता तो उसने क्या, वो लेंडर्स ने क्या बोला, भाई आपका कैश तो नहीं दिखता, कुछ प्रॉपर्टी दे दो या कुछ कोलैटरल दे दो तो हम आपको कोलैटरल पे लैंड कर देते। अभी भाई कोलैटरल की तो एक कैपेसिटी है ना, एक छोटा बिजनेस एक घर अपना दे देगा, 2 घर अपना दे देगा, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी दे देगा, उसके बाद क्या? ये लिमिटेशन है। हाँ ये चेंज हो रहा है। तो ये कोलैटरल से कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग आ रही है। ये आ क्यों रही है? ये क्या हुआ, ये एक फोर्स मल्टीप्लायर चेंज हुआ। पहले हमारे देश में सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ। हम लोग बेनिफिट इसलिए यू ग्रो कर रहा है 100% के आसपास, हम ग्रो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो क्रिएशन है वो ये नई इकोनॉमी के साथ हुआ या नए डिजिटल इंडिया के साथ हुआ। पहले जब डिमॉन हुआ तो डिमॉन का उतना फायदा चाहे कैश इकोनॉमी को हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन सबको एक डर जरूर आ गया कि भाई अब मोदी जी कभी भी हमारा पैसा गद्दी से नीचे से निकाल सकते हैं। तो जब गद्दी के नीचे से पैसा निकल सकता है तो सबको ये लगा कि अब थोड़ा तो भाई ठीक ठाक तरीके से फॉर्मल बिजनेस करना पड़ेगा। उसके बाद आया जीएसटी। आप जितने भी छोटे व्यापारी से पूछिए, सब लोग जीएसटी को कोसते रहते हैं, बड़ा ही खराब है, बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही तकलीफ दे है। बट जीएसटी ने ना एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है क्रेडिट इंडस्ट्री के लिए और बिजनेसेस के लिए। बिकॉज एक साइड ऑफ आपका स्पेक्ट्रम विच इज रेवेन्यू इज नाउ गेटिंग फॉर्मलाइज। बिकॉज जीएसटी में आपको सारा रेवेन्यू और टर्नओवर डेटा मिलता है और बहुत ही हाई क्वालिटी मिलता है। आप किसको बेच रहे हैं, कितने टाइम इंटरवल पे बेच रहे हैं, उसका पैसा कब आता है, सब कुछ आपको जीएसटी से मिल जाता है। तीसरा बड़ा रिवोल्यूशन हुआ जो भी डिमॉन्ड का इफेक्ट है, कि हमारा जो बैंकिंग है कस्टमर की वो डिजिटाइज हो गई। तो पहले क्या होता था कि आपका बैंक स्टेटमेंट हम लेते थे, उसको मशीन जो है वो कन्वर्ट करती थी डिजिटल में, उससे हम बैलेंसेस निकालते थे। अब एक नया सिस्टम आ गया है कॉल्ड अकाउंट एग्रीगेशन। आप सिंगल ओटीपी पे हम आपका 2 साल का बैंक स्टेटमेंट फेच कर सकते हैं। तो आपका अकाउंट कहीं भी हो, हम एज ए लेंडर उसको फेच कर लेते हैं। और तीसरा, जैसे आपको पता है कि कंज्यूमर का एक ब्यूरो स्कोर होता है, सबको पता है कि 700 से ऊपर कंज्यूमर ब्यूरो मतलब आपका क्रेडिट बहुत अच्छा है। बिजनेसेस का ब्यूरो भी मैच्योर होने लगा है, 80 लाख से अब 4.5 करोड़ पहुंच गया है। जो बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे उसने अपना पिछला लोन पे किया, कितने लोन वो अप्लाई कर रहे हैं, ये एक नया इकोसिस्टम क्रिएट हुआ। और इस इकोसिस्टम को यूज करके आप बिना किसी की बैलेंस शीट मांगे, बिना किसी का इनकम टैक्स रिटर्न मांगे, ये अब आप एसेस और कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये आदमी का क्या कैश फ्लो है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज 70,000 प्लस कस्टमर जिनको हमने ऋण दिया है, 8,000 करोड़ के आसपास हमारी लोन बुक है। हमने एक भी कस्टमर का ना कभी बैलेंस शीट लिया, ना कभी इनकम टैक्स रिटर्न लिया, ना उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिया। 100% ऑफ अवर क्रेडिट is given on the basis of what we call the GROW score, which is driven by GST, banking and bureau. हम लोग इसको बोलते हैं ना, ये एआई चैटबॉट टाइप है या चैट जीपीटी टाइप है। यहाँ पे ये 3 डेटा हमको वर्चुअल प्रोफाइल कर देता है कस्टमर का, कि वो कब कितना पैसा ले सकता है और वापस कर सकता है। तो ये है कन्वर्जन, व्हाट वी आर सेइंग, दिस इज ए जर्नी ऑफ ए डिकेड wherein collateral based lending is moving to cash flow based lending. So आदमी का जो बिजनेसेस के जो एस्पिरेशन है वो अब मीट हो सकते हैं, बिकॉज the constraint of taking the credit is getting weaned off very quickly. All right. सर, इस क्वेश्चन से पहले आप जब अपने बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे कि आप मिर्जापुर में कारपेट इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड थे और फिर आपको एक झील हुई एंड देन यू मूव्ड ऑन टू दिल्ली एंड देन वहां से मुंबई आप पहुंचे। तो we would like to know about your journey from Varanasi. I'll call it Varanasi, not exactly Mirzapur. I'll call it from Varanasi. We'll like to know your journey from Varanasi to Mumbai. What inspired and how you reached there? देखिए इसमें ऐसा बहुत सारी चीज तो डेस्टिनी होती है।
ना कि ऐसा नहीं कि आप उसको एग्रीड। प्लान करते हैं, राइट। और हम तो काशी विश्वनाथ नगरी के निवासी हैं, जो हम कहते हैं बाबा भोलेनाथ ने जो आपके लिए डिसाइड किया वही होगा, बाकी सब तो हम तो कर्म ही कर सकते हैं, भाग्य को नहीं जीत सकते। लेकिन एक ये चीज थी कि मेरे फादर बोलते थे कि तुम बहुत ही ब्राइट हो, तुमको अच्छा लॉयर बन जाना चाहिए, अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली मेरे बनारस में जितना मेरा दोस्तों का गैंग था ना, सब गुजराती और मारवाड़ी थे और बनिया, राइट। और मैं कायस्थ फैमिली से, पढ़े लिखे फैमिली से आया, तो रोज मैं सोचता था ये ऐसा क्यों है कि ये सब लोग जो बिजनेस कम्युनिटी हैं, पढ़ने में अच्छे चाहे हो चाहे नहीं हो, और पर जो धन का कंट्रोल है इनके पास है। इसलिए हमेशा ये लगता था, मैं हमेशा बोलता हूँ हिंदुस्तान में सरस्वती और लक्ष्मी की फाइट है, राइट। सो बनारस और बीएचयू एक ही यूनिवर्सिटी और एक ही ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सरस्वती जी की पूजा होती है। बसंत पंचमी पे हमारे बनारस में खूब सारी झांकियां निकलती है। पूरे हमारे देश में कहीं सरस्वती की पूजा बहुत ही रेयरली होती है। लक्ष्मी की पूजा आपने तो अपना नाम ही रख लिया लक्ष्मी श्री, बट लक्ष्मी की पूजा तो हर जगह हर दिवाली पे होती है। एकदम सही बात है सर। तो ये जो एक इन्हें डिजायर थी कि जो लोग सरस्वती से ब्लेस्ड हैं वो लक्ष्मीपति के सामने खड़े हो सके, ये प्रूव करने का एक बहुत ही हिडन ड्राइव थी। It just so happened that, because I wanted to be close to family, I was the single child, worked in Mirzapur, interacted with businesses. I came to Delhi, practiced law for a year, but मुझे समझ में आ गया कि lawyer's profession is like a game of cricket, जहाँ 10 मिलियन में एक ही आदमी नेशनल विराट कोहली बनता है, बाकी तो पता नहीं रणजी और उसके नीचे ही रह जाते हैं। तो मैंने कहा ये तो प्रोफेशन नहीं करना मेरे को, तो मेरे को तो बल्कि गुल्ली डंडा या कबड्डी या बास्केटबॉल खेलना है, चाहे वो गेम छोटा हो पर आप नेशनल टीम में तो जा सकते हो। तो उसके बाद मैंने 15 साल अपनी पिछली कंपनी में काम किया, विच वाज रेलिगेयर। वहां पे मैंने बहुत छोटे स्तर से स्टार्ट किया, और पहले मैंने एक्चुअली इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल ब्रोकिंग बिजनेस बिल्ड की। तो मेरा सारा पहले 10 साल का मेरा करियर तो रिटेल ब्रोकिंग में था। 2011 में मैं होल्डिंग कंपनी पे चला गया, फिर ग्रुप सीईओ बन गया। जब प्रमोटर वहां से हट गए, उस 2011 से 2015 के बीच में मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे को मिला है। मैं छोटे शहर से आया हूँ और मैं इस प्लेटफॉर्म को एक बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सकता हूँ। बट जो मुझे नहीं पता था या नहीं एहसास था कि हिंदुस्तान में एक प्रोफेशनल को एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन खड़ा करने के लिए एक बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज फाइनली तो जो कैपिटल प्रोवाइडर है, जो प्रमोटर है, वही डिसाइड करता है। उसके लिए तो आप एक नौकर ही हो ना, बिकॉज अल्टीमेटली तो आपने उसके लिए नौकरी ही की है। तो बहुत एफर्ट करने के बाद भी 2011 से 2014 के बीच में वो बिजनेस डिफिकल्टी में भी था, बहुत ज्यादा कैश लॉस था, उसको सब कुछ ठीक किया, बड़े इन्वेस्टर लेके आया मैं। बट अल्टीमेटली मुझे लगा कि वो इंस्टीट्यूशन सरवाइव नहीं करेगा। तो मैंने प्रमोटर जो लोग उसको कंट्रोल करते थे उनसे बात की, मैंने कहा मैं इसको टेक ओवर करना चाहता हूँ, मैं इसका मैनेजमेंट बाय आउट करना चाहता हूँ। वो भी एक एफर्ट किया, बड़े इन्वेस्टर में लेके आया, बट अल्टीमेटली ये लक्ष्मी और सरस्वती की फाइट में आई लॉस्ट टू दैट कैपिटलिस्ट। And technically, after that, in 2000, early 2016, I was thrown out from that company. When I was technically thrown out from that company, then I realized that is life mein there are two options. One, that you go and do a job again, right? Because that is very easy and cozy life at my level and scale at that point of time. Or then do something which is really meaningful. बिकॉज अगर हमारे में करने का मुद्दा है तो कैपिटल तो आजकल कमोडिटी है ना, सबको मिल जाती है अल्टीमेटली, बहुत तरह के बहुत फॉर्म के कैपिटल। और ये इस मिशन से कि अब एक कुछ नया बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा करके हिंदुस्तान को देना है, और उस ड्राइव से यूग्रो क्रिएट किया। 2.5-3 साल लगे मुझे, बट 2018 में एक छोटी स्मॉल लिस्टेड कंपनी को एक्वायर करके मेरे बहुत ही लिमिटेड मेरे पास पैसे थे, उसको यूज किया मैंने, और 1,000 करोड़ के आसपास की कैपिटल रेस की फ्रॉम सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बेस्ट प्राइवेट इक्विटी इंस्टीट्यूशन। आज यूग्रो से पहले और यूग्रो के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि लिस्टेड कंपनी का स्टार्टअप हुआ हो, स्टार्ट जहां पे टेक्निकली बिना बिजनेस की लिस्टेड कंपनी को अक्वायर करके एक साथ 1,000 करोड़ की कैपिटल रेस करके। और आज हमने पिछले 4-5 साल में, जिसमें 1.5 साल कोविड में चला गया, 1 साल IL&FS DHFL क्राइसिस में चला गया, तो टेक्निकली 2.5 से 3 साल में 8,000 करोड़ का बिजनेस हमने खड़ा किया है, बिना किसी पेरेंटेज के, बिना किसी इंडियन प्रमोटर के, बिना किसी बड़े नाम के। बेसिकली हम हमारा जो बहुत ही एक्सेप्शनल बोर्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप है,
और बहुत ही केपेबल मैनेजमेंट टीम है। तो ये भी एक न्यू इंडिया है, जहां पे सरस्वती जो है जीत के दिखाएगी और इक्वल फुटिंग पे खड़ी होगी, जहां पे हर दिवाली पे आप सिर्फ लक्ष्मी नहीं, सरस्वती की भी पूजा करेंगे। एकदम सही बात है सर। ये बड़ा मोटिवेशनल वर्ड्स रहे हैं, और ये जो आज आपने सरस्वती जी और लक्ष्मी जी को साथ में रखने वाली बात कही है, अ, ये बहुत एक अलग तरीके से दिमाग में रखने वाली चीज है। सर अगर हम लोग यूग्रो की बात करें तो, या एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो, कैसे मतलब यूग्रो आइडेंटिफाई करता है, और व्हाट आर द मतलब टेक्निक्स, यूनिक स्टाइल क्या है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करने की एमएसएमई सेक्टर? देखिए एमएसएमई में बहुत सारे सेक्टर्स हैं सर, अब वो आप सेक्टर वाइज कैसे रिक्वायरमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको, उस डिमांड को फुलफिल करना है, ये एक बड़ा हो सकता है चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता हो एक। देखिए आप भी यूपी के होके हिंदी में आपको भी तकलीफ होती है, मेरे को भी होने लगी है, पर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपनी हिंदी वापस से सुधारने की। मैं नेशनल डिबेटर होता था बीएचयू का हिंदी में, लेकिन इसलिए मैं वापस कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छी हिंदी बोलने की। देखिए दो चीज है, मैंने आपको बताया कि हमारे देश में करीब 85 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है स्मॉल बिजनेसेस का, और हमारे करीब हिंदुस्तान में इस समय 8 से 9 करोड़ स्मॉल बिजनेस हैं, 6.5 करोड़ तो रजिस्टर्ड हैं, 3-4 करोड़ और होंगे। ये जो 85 लाख करोड़ का गैप है, ये 3 भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक वो लोग जिन्होंने कभी भी कोई क्रेडिट नहीं लिया, जिसको हम बोलते हैं न्यू टू क्रेडिट। कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो गया, कुछ किसी ने कोई किसी की फ्रेंचाइजी ले ली, कोई दुकान खोल ली, कुछ कर ली, बिल्कुल ही न्यू टू क्रेडिट है। एक है बड़ा एमएसएमई, 25 करोड़ से 200 करोड़ टर्नओवर वाला। उनको तो बैंक रोगा पीट के पैसे दे ही देता है, राइट? बिकॉज अगर आपकी फैक्ट्री है 100 करोड़ का टर्नओवर, तो मोटा बड़ा छोटा बड़ा बिजनेस हो गया, अंबानी नहीं हो गया, अडानी नहीं हो गया, बड़ा बड़ा रिलायंस नहीं हो गया, आदित्य बिरला नहीं हो गया, लेकिन 175 करोड़ का टर्नओवर बिजनेस बड़ा ही हो जाता है, तो बैंकेबल हो जाता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये जो 85 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है, इसका 95% वो है 25 लाख टर्नओवर से लेके 15 करोड़ टर्नओवर के स्मॉल बिजनेसेस। ये वो बिजनेसेस हैं जिनको कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म पे कुछ तो क्रेडिट मिला है, बट जो उनकी जरूरत है उसके बराबर उनको क्रेडिट कभी नहीं मिलता, जिसको हम बोलते हैं अंडर सर्व मार्केट, जरूरत से कम पैसा मिलने की बीमारी। और ये है यूग्रो का कस्टमर सेगमेंट। बिकॉज जो बिल्कुल न्यू टू क्रेडिट है, हम कहते हैं कि आप थोड़े दिन अपने खुद के सामर्थ्य पे बिजनेस बिल्ड करिए, अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाइए, तब आप क्रेडिट मार्केट में आइए। बिकॉज लेंडिंग करने वाला तो रिस्क तभी लेगा ना जब वो कैश फ्लो आपका दिखे उसको। जो बड़ा कस्टमर है वो हम बोलते हैं बैंक आपको सस्ते भाव पे पैसा देगा। तो जो अंडर सर्व मार्केट है, ये हम सर्विस करते हैं। और ये अंडर सर्व मार्केट वो मार्केट है जो इंडिया का जो ये डिजिटाइजेशन वो बहुत रैपिडली अडॉप्ट कर रहा है। तो ये वो सेगमेंट है जहां पे जो बिजनेसेस हैं वो यंग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए हिंदुस्तान को समझते हैं, जो जीएसटी बचाना नहीं चाहते, जीएसटी को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो अपना सारा बिजनेस बैंकिंग के सिस्टम के थ्रू करते हैं, जिनका ब्यूरो स्कोर अच्छा है और बहुत ही वाइड स्प्रेड है, और उनकी नीड बहुत डिफरेंट है। तो हमारा जो मेन स्टे है ऑफ चेंजिंग द लेंडिंग डायनेमिक्स इन इंडिया इज बीइंग एबल टू डू क्रेडिट थ्रू अवर ग्रो स्कोर, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ जीएसटी, बैंकिंग एंड ब्यूरो है। और विद इन 5 मिनट्स ये एक कस्टमर को यस एंड नो बोल देता है, और ये बता देता है कि ये कस्टमर किस रिस्क बैंड में अप्लाई होता है, ABCDE। उसके बाद जो सेकंड है, जो अदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि छोटे बिजनेस एक जैसे नहीं होते। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि आप सोचिए एक बहुत बड़े बैंक का एक क्रेडिट ऑफिसर एक पहले डेंटिस्ट के गया और फिर उसके बाद एक आईवीएफ क्लिनिक में गया, और उन दोनों से वो एक ही तरह का सवाल पूछेगा, बिकॉज उसके लिए ये डॉक्टर हैं। दोनों से पूछेगा सर आपके पास ओपीडी पेशेंट कितने आते हैं। अब भाई डेंटिस्ट का ओपीडी पेशेंट तो बहुत हाई होगा, बट आईवीएफ क्लिनिक का तो बहुत कम होगा। बट इसका ये मतलब नहीं कि आईवीएफ क्लिनिक डेंटिस्ट से खराब होती है, वो एक्चुअली शायद अच्छी होती है। तो ये हम बोलते हैं कि एमएसएमई सेक्टर बहुत ही नॉन होमोजीनियस है, एक जैसा नहीं। अब इसमें अगर क्रेडिट करना है, बिकॉज जब हमारी मशीन हाँ बोल देती है, उसके बाद ये जाता है क्रेडिट वाले के पास। अब वो क्रेडिट वाला इतना तरह के छोटे छोटे बिजनेस को कैसे समझ पाएगा?
तो उसको भी हमने ऑटोमेट किया। तो हमने डिसाइड किया कि हम खाली 9 सेक्टर और 100 सब सेक्टर में डीपली स्पेशलाइज करेंगे। तो हम हेल्थ केयर, एजुकेशन, फूड प्रोसेसिंग, हॉस्पिटैलिटी, लाइट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो कंपोनेंट, केमिकल और माइक्रो एंटरप्राइजेस, और उनके 100 सेक्टर में स्पेशलाइज करते हैं। तो जब मशीन हाँ बोलती है और जब ये क्रेडिट ऑफिसर के पास जाता है तो उसके पास एक टेम्पलेट है कि अगर आप K-12 स्कूल के पास जाओ तो क्या सवाल पूछना है, अगर आप केमिकल ट्रेडिंग और के पास जाओ तो आपको क्या सवाल पूछना है। तो इससे क्या होता है कि मशीन प्लस ह्यूमन एक प्रॉब्लम ऑफ क्रेडिट बड़े आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। तीसरा है नीड। इस सेगमेंट ऑफ कस्टमर की मल्टीपल टाइप्स ऑफ नीड है। किसी के पास एक प्रॉपर्टी का कोलेटरल है, कम ब्याज पे उसको लंबे समय का पैसा चाहिए। किसी को एक मशीन खरीदनी है, किसी को माल खरीदना है एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग से, किसी को 7 दिन का पैसा चाहिए, किसी को 25 दिन का पैसा चाहिए। तो हमने जो एक एसेट इंजन बनाया उसको भी 4 भाग में डिवाइड किया। 100 हमारी ब्रांचेस हैं, टॉप 25 ब्रांचेस बड़े कस्टमर को फोकस करती हैं, टॉप बॉटम 75 ब्रांचेस माइक्रो एंटरप्राइज करती है। अभी हम 75 ऐड कर रहे हैं जिसमें 25 यूपी, 25 एमपी, आंध्रा। तो हमारी करीब 150 से ज्यादा ब्रांचेस होंगी जो माइक्रो एंटरप्राइज फोकस करती हैं। फिर हम इंडिया के काफी बड़े मशीनरी फाइनेंसिंग बिजनेस हैं, सीएनसी मशीन, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, रूफटॉप सोलर, ये हम करते हैं। हम बहुत बड़े सप्लाई चेन प्लेयर हैं। तो अगर आप ऐसे सोचिए कि एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग से हैवेल्स है, और या एशियन पेंट्स है, बर्जर है, कोई भी बड़ा बड़ा है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर का डीलर और डीलर का रिटेलर, रिटेलर आज भी 2 रुपए सैकड़े पे बाजार से पैसा उठाता है सीजन में माल खरीदने के लिए। तो वो हम स्पेशलाइज करते हैं डीलर टू रिटेलर करने के लिए। इसके अलावा हमारा एक ग्रो एक्स प्लेटफॉर्म है जो डेली मर्चेंट फाइनेंसिंग करता है। तो आपके बगल का दुकानदार जिसको सुबह 10,000 रुपए चाहिए और नेक्स्ट डे 10,000 वो वापस करना चाहता है, वो ऑटोमेटिक डिजिटली कर सकता है। तो ये हमने यूनिक प्रोपोजिशन किया। 25 लाख से 15 करोड़ का कस्टमर सेगमेंट जो सबसे बड़ा है हिंदुस्तान में, मशीन ड्रिवेन यस एंड नो सिस्टम जो कि जी हम उसको बोलते हैं ग्रो स्कोर, उसके नीचे हमारा क्रेडिट अंडरराइटिंग जो टेम्पलेटेड बाय सेक्टर सब सेक्टर है, और एक मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम जो हर कस्टमर की नीड टाइप और उसका डिफरेंट ओरिजिनेशन चैनल, एंड ये हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। सर एक थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझना चाहूंगा, हाउ डू यू ट्रीट एमएसएमई और स्टार्टअप में, आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो सर? एमएसएमई भी तो स्टार्टअप्स के हिसाब से कंसीडर होने चाहिए या हो सकते हैं, या स्टार्टअप्स भी एमएसएमई के हिसाब से, मतलब देयर माइट नॉट बी बिग डिफरेंस इन इट? देखिए हर एसएमई, हर स्टार्टअप टेक्निकली एमएसएमई है, राइट? बिकॉज वो भी तो छोटा ही बिजनेस होता है जब वो स्टार्टअप हो रहा होता है। यूग्रो जैसे स्टार्टअप एक ऑड है जो कि सीधे 1,000 करोड़ की कैपिटल से स्टार्ट किया, तो वो अलग बात हुई, बट नॉर्मली ज्यादातर स्टार्टअप छोटे होते हैं। लेकिन हम लोग क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या एसेस करना पड़ता है, हमको ये एसेस कर, भाई हम भी तो किसी से पैसा ऋण कर बोरो कर रहे हैं ना। अगर हमने स्टेट बैंक से पैसा बोरो किया और हमने एक कस्टमर को दिया, तो हमारा बिजनेस क्या है, हम वो कस्टमर हमको वापस करेगा, हम स्टेट बैंक को वापस करेंगे। अब स्टेट बैंक को हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि सर हमारे कस्टमर ने पैसा नहीं दिया इसलिए हम आपको पैसे नहीं देंगे, राइट? तो फिर तो डीएचएफएल और यस बैंक हो जाएंगे हम। तो वो तो नहीं हो सकते, वो करने के लिए तो नहीं है हमको, देखिए नया इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है, एक नया एचडीएफसी बनाना है। अब ये इंश्योर करने के लिए कि मेरा कस्टमर मुझे पैसा वापस दे जिससे मैं एसबीआई को पैसा वापस कर सकूं, मैं रिस्क कहां ले सकता हूं? मैं रिस्क ले सकता हूं एक ऐसे बिजनेस पे जिसका कैश फ्लो स्टेबल और विजिबल है और उसको ग्रोथ की कैपिटल चाहिए। तो मुझे चाहिए 2-3 साल का विंटेज, कुछ एग्जिस्टिंग टर्नओवर, कुछ कैश फ्लो, कुछ मार्जिन इन बिजनेस। स्टार्टअप जनरली उनको 2-3 साल लगते हैं जो पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करने के लिए। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि स्टार्टअप को डेट क्यों नहीं जाता, बट प्रीडोमिनेंटली स्टार्टअप को डेट से नहीं स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्टअप में लोग गलती जो करते हैं कि उनको स्टार्ट करना चाहिए थोड़ा अपनी कैपिटल से, उसको प्रूव करना चाहिए, थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बनाना चाहिए, फिर थोड़ा इक्विटी कैपिटल रेज करनी चाहिए। और आजकल बहुत सारे माध्यम हैं, एंजल फंड्स हैं, वीसी फंड्स हैं, एसएमई फंड्स हैं। और जब आप 2-3 साल क्रॉस कर लें और जब आप कैश फ्लो जनरेट करने लगे तब आपको ऋण लेना चाहिए। द पेरिनियल प्रॉब्लम ऑफ स्टार्टअप, राइट फ्रॉम बड़ा, बहुत बड़ा, चाहे वो बाइजू हो एक साइड पे हो, चाहे सम ऑफ द लिस्टेड वन विच गॉट लिस्टेड विदाउट जनरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, कि ये बनाए जाते हैं ये सोच के कि नीचे कैश
प्रॉफिट जनरेट हो चाहे नहीं जनरेट हो, बिजनेस की वैल्यू बन गई बिकॉज आपने स्टार्टअप किया और अल्टीमेटली कोई खरीद लेगा। हर बिजनेस सिर्फ कैश जनरेट करने के लिए बिल्ड किया जाना चाहिए। तो स्टार्टअप में बहुत सारी स्पेशलाइज फंडिंग स्कीम्स हैं, वो उनको टैप करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टार्टअप स्कीम है, फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक सिडबी की है, वहां पे उनको करना चाहिए। बट हम लोग नहीं देते स्टार्टअप को लोन, क्योंकि हमारा ये मानना है कि स्टार्टअप पहले 3-4 साल में उनको अपनी कैपेबिलिटी पे बिजनेस बिल्ड करके एक स्टेबल कैश फ्लो जनरेट करना चाहिए, तभी वो ऋण के लिए सही है। राइट सर, हम लोग बीते कुछ समय की बात देखें तो एंजल मतलब मनी वाज इजीली अवेलेबल एंड वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर्स के पास दे हैड हैंडसम मनी टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। बट अभी पिछले कुछ समय में देखा जाए, कुछ दौर में जो बीते कई महीनों में, तो इट हैज बीन अ स्लाइटली टफ फेज। थोड़ा सा कठिन हुआ है, उतना इजी नहीं रहा है, उतना इजी मनी अवेलेबल नहीं रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट्स इनटू द स्टार्टअप्स। तो ऐसे समय में मैं एनबीएफसी सेक्टर की बात करूं या स्पेसिफिकली यूग्रो की बात करूं, तो कैसे यूग्रो प्लान करेगा वीसीज के साथ compete करने के लिए और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए? नहीं, हम नहीं करते स्टार्टअप में इन्वेस्ट। अच्छा। हम तो सर लेंडिंग बिजनेस है, राइट। हम ओके। लेंडिंग बिजनेस हैं और हमने डे वन पे लिस्टेड कंपनी क्रिएट की। हमने 4 बड़े प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर के साथ एक लिस्टेड कंपनी एक्वायर करी, उसमें उनका कैपिटल लिया। उसके बाद हमने डे वन से, टेक्निकली हम एक स्टार्टअप थे, बट आज तक 5 साल की हिस्ट्री में एक क्वार्टर भी ऐसा नहीं रहा जहां पे हमने कैश प्रॉफिट नहीं जनरेट किया। और अब तो हम उस स्टेज पे पहुंच गए जहां हम बोल रहे हैं कि जो 50 साल से ज्यादा पुरानी भी लिस्टेड एनबीएफसी हैं, उनके कंपटीशन में प्रॉफिट जनरेट करेंगे नेक्स्ट 12 महीने। तो जैसे हमारा 7 करोड़ का पैट था 2022 में, 40 करोड़ का पैट था 2023 में, 56 करोड़ का पैट हमारा फर्स्ट हाफ दिस ईयर था। तो हम, और इसलिए हमारी अब फ्यूचर कैपिटल सब पब्लिक मार्केट से आएगी। बड़े डोमेस्टिक कैपिटल बहुत बड़ी है, लार्ज पब्लिक मार्केट इंस्टीट्यूशंस, तो म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, तो हमारी कैपिटल वहां से आती है। तो दैट इज पार्ट वन। पार्ट टू, ये जो नॉइज है या ये जो स्टार्टअप कैपिटल है, ये फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही, हिंदुस्तान के मुकाबले ये बहुत ही एक छोटे सेट को जाता है। टेक्नोलॉजी ड्रिवेन, बहुत हाइपर बोले, और ये वीन ऑफ भी इसलिए हो रहा है कि अनलाइक मार्केट्स लाइक यूएस जहां पे वीसीज हैव फ्लरिश्ड, इंडिया मार्केट में सिर्फ पावर ऑफ कैपिटल के बेसिस पे बहुत बड़ा एक स्केल बिल्ड किया, पर अंडरलाइंग पैसा नहीं बना, तो फिर वो बिजनेस फाइनली फॉल्टर हो जाते हैं। जो कोर डिफरेंशिएशन है जो वीसीज हैव मिस्ड, इंडिया एक बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। सो अगर आप समझिए यूएस में आपने एक मार्केट प्लेस क्रिएट किया, या एक आपने अमेजॉन इक्विवेलेंट कुछ क्रिएट किया, या आपने बाइजू इक्विवेलेंट कुछ क्रिएट किया, आप पहले 5-7 साल बहुत पैसे लूज करते हैं, आप पूरा एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस ले आते हैं, और फिर अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को आप हाई प्राइस करते हैं। सो यूएस में अगर आप अमेजॉन पे जाइए और अगर आप होम डिलीवरी कराइए, तो एक बहुत ही हेफ्टी चार्ज लगता है। अगर आज आप इंडिया में अमेजॉन पे होम डिलीवरी का एडिशनल चार्ज देने लग जाइए, 90% ऑफ लोग अमेजॉन पे सामान नहीं खरीदेंगे। बोलेंगे भैया ये कौन सी बात है, क्या 500 रुपए का सामान और 700 रुपए का होम डिलीवरी, हम तो क्या स्कूटर उठाई बस चल जा, बाहर जाकर खुद ही खरीद ले, कौन जाएगा खरीद। ठीक बात है। तो ये प्रॉब्लम है जो वीसीज हैव मिस्ड इट, कि इंडिया एक बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और बहुत ज्यादा स्केल क्रिएट करके आप रीप्राइस नहीं कर सकते प्रोडक्ट और सर्विसेज, इसलिए कैश फ्लो जनरेट ही नहीं होना शुरू हुआ, और इसलिए वो वीन ऑफ हो गया। बट हम जिनकी बात कर रहे हैं सर, 25 लाख से 15 करोड़ टर्नओवर वाले बिजनेसेस, इसमें ना कोई स्टार्टअप आता है, ना कोई वीसी आता है, ना कोई प्राइवेट इक्विटी आता है। ये तो छोटे बिजनेस, छोटे व्यापारी जो अपने पूंजी पे, अपनी मेहनत पे दिन रात लग के एक छोटा बिजनेस क्रिएट करते हैं, और उनका ओनली सपोर्ट सिस्टम इस हमारे जैसे लोग जो उनको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। और ये 25 करोड़ के बिजनेस ऐसा नहीं है, आप देखिए मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बनारस में ही, जो 3-3 जनरेशन से एक ही बिजनेस किए जा रहे हैं। साड़ी वाले साड़ी का ही बिजनेस करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो साड़ी वाले बिजनेस ऐसा सोचते हैं कि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा साड़ी का रिटेलर बना लेंगे। उनको वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि अगर हम 50 लाख का टर्नओवर कर रहे थे तो 75 लाख का कर ले। स्टेबल बिजनेस चाहते हैं, और स्टेबल बिजनेस, छोटे बिजनेस
थोड़ा ग्रो करते हैं, थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, और उनको एक रेगुलर क्रेडिट चाहिए होती है जो हम प्रोवाइड करते हैं, और वही हिंदुस्तान को स्टेबल ग्रोथ देगा सर। ये 2-3 बड़े स्टार्टअप जिनसे बहुत बड़ी नॉइज होती है, इन एब्सोल्यूट टर्म वो 1-1.5% ही कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल इकोनॉमी और एक टोटल एम्प्लॉयमेंट का। एग्रीड, एकदम सही बात है सर। उनकी संख्या कम होती है लेकिन आवाज शोर बहुत ज्यादा होता है उनसे, और उसकी वजह से ही वो ईगर, वो थर्स्ट पैदा होती है। तभी तो सर उस शोर की वजह से ही आपके बहुत सारे इन्वेस्टर, जब ये स्टार्टअप दसियों साल पैसे लूज करने के बाद, जिसको क्योंकि खाली उनको बड़े बड़े वीसी एक राउंड के बाद दूसरे राउंड पे हाई वैल्यू पे पैसे डालते गए, पब्लिक मार्केट में आते हैं, वो वीसी एग्जिट कर जाते हैं, और आप लोग, हम लोग जिसको हम बोलते हैं ना, वो लूजिंग कैन आपके हाथ में थमा के निकल लेते हैं। फिर आप लोग ठीक वेट बात है करते सर। रहते हैं कि कब ये पैसा बनाएगा, कब ये होगा। बहुत सारे पिछले तब हम भी, पिछले 3 साल बिल्कुल। में एक मतलब बहुत सारे लोग वेट ही कर रहे हैं कि अब कब वापस आएगा। ये बड़ा एक अच्छा एग्जांपल है, बनारस में मेरा एक दोस्त है जो कॉस्मेटिक के बिजनेस में है, पिछले आई थिंक सो 2 जनरेशन से। उसका एक फोन आया, बोला भैया ये हमने सुना है कोई एक कॉस्मेटिक कंपनी लिस्ट हो रही है, और उसको कुछ पता नहीं बिलियन एंड बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन मिल रहा है। कॉस्मेटिक तो हम भी बेचते हैं, हमको कोई क्यों नहीं देता वैल्यूएशन? तो मैंने बोला क्योंकि तुम बनारस में रहते हो, तुम भी दिल्ली बॉम्बे में रहो, कुछ अच्छा अच्छा इंग्लिश इंग्लिश बोलो, बहुत अच्छा ग्लोरीफाइड कुछ ऑरा क्रिएट करो, तो ये पब्लिक मार्केट आपको दे देगा वैल्यूएशन। शोर करना होगा उसके लिए, शोर करना होगा। सर अभी ये लेंडिंग इंडस्ट्री में सर बहुत तेजी से एक नया नया नाम, नया कॉन्सेप्ट जो है वो घूम रहा है, एंड हाउ इट इज गोइंग टू टेक द इंडस्ट्री एट पीयर टू पीयर लेंडिंग। ये एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट चला है, और सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म्स जो हैं इसके पीयर टू पीयर लेंडिंग करा रहे हैं। इसके आउटकम्स फ्यूचर में कैसे होने वाले हैं, कितना इसकी क्या क्रेडिबिलिटी होने वाली है, कितना बढ़िया है एक निवेशक के लिए या इन्वेस्टर के लिए आप कह सकते हैं, तो सर और बिल्कुल ये ही कैसे खराब, कॉम्पीट करेगा। बिल्कुल ही खराब है। हम्म। हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान जैसा देश, उसमें ये इस तरह के प्लेटफॉर्म ना सक्सीड कर सकते, ना सरवाइव करेंगे, ना बड़ा होंगे। अल्टीमेटली रेगुलेटर्स इसको क्लैम्प डाउन करेंगे। पीयर टू पीयर लेंडिंग चाइना में बहुत बड़ी थी, और फाइनली इतने लॉसेस हुए कि अब बिल्कुल जीरो हो गई। तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों ऐसा है। जी। पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म, ये रेगुलेशन इंडिया में अलाउ कर दिया उन्होंने, लेकिन अभी भी उन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। बेसिकली इट इज ए फॉर्म ऑफ एन एनबीएफसी जहां पे उसका कुछ स्किन इन द गेम नहीं है। तो शिविंदर एक प्लेटफॉर्म पे 50 लाख रुपए डालते हैं, वो 50 लाख रुपए कोई भाई साहब कहीं पे ले लेते हैं एज ए ऋण, और जब वो पैसा वापस करेंगे तो वो शिविंदर जी को वापस हो जाएगा। और पीयर टू पीयर लेंडिंग इज अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, राइट। नाउ एक बात बताइए, अब ये शिवेंद्र जी को कैसे पता? आज के दिन में तो ये प्रॉब्लम है कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि चोला, सुंदरम, बजाज और पूनावाला और यूग्रो में से कौन सा अच्छा है, राइट। कितना मुश्किल है ये। आप समझाएंगे, कितने लोग समझाएंगे? लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड एनवायरनमेंट में इतना कुछ लिखा जाता है। अभी भी मैं आप ही को बोलूं कि ये 5 तरह के बोरोवर हैं, और उनका ये है। अब आप कैसे ये आप जज कर पाएंगे कि कौन सा अच्छा बोरोवर, मैं पैसे लगा रहा हूँ, मेरा पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा? कौन सा ट्रस्टवर्दी बोरोवर है ये आइडेंटिफाई करना। जबकि जो हम लोग करते हैं, हम कैपिटल रेस करते हैं, हाईली रेगुलेट होते हैं, हम अपनी कैपिटल लगाते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं, और हम बैंकों से पैसे लेते हैं और आगे देते हैं। तो ये होता क्या है ऐसे सब चीजों में ना, आप क्यों ऐसा हुआ कि पहले एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट ले पाती थी, आज नहीं ले पाती है? क्योंकि पब्लिक हमारे देश में, जो अनलाइक इन वेस्ट, जहां पे ना इन्वेस्टर टाइप बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाइड है। सो एक क्वालिफाइड इन्वेस्टर है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर की एक डेफिनेशन है, जिसका थोड़ा बहुत हमारे यहाँ भी है, लेकिन वो बहुत ही क्लियर है कि अगर आपकी 50-100 करोड़ की नेटवर्थ है, देन यू कैन गो इनटू हाई रिस्क बिकॉज यू कैन टेक योर ओन कॉल, राइट। अगर आप नहीं है तो देर आर ओनली रिस्ट्रिक्टेड थिंग विच यू कैन डू। इंडिया में हमारी प्रॉब्लम क्या है कि ये डिफरेंशिएशन बहुत क्लियर नहीं है, और पब्लिक एट लार्ज गेट lured by name and brand, so they don't have the ability to invest basis real credibility। कोई आप बहुत बड़ा ब्रांडिंग क्रिएट करिए, लोग खुश होके पैसा उसमें डालने लग जाएंगे, और उसके बाद जब एक अचानक फटेगा तो बहुत लोग का नुकसान होगा। सो मेरा व्यू है कि पीयर टू पीयर लेंडिंग is like a quasi bank. So unless the regulations get massive changes,
जहां पे बहुत हाई लेवल ऑफ कैपिटल डाली जाए, बहुत ज्यादा डीप रेगुलेशन हो, ये वो थोड़ा बहुत अच्छा है, बट बहुत बड़ा नहीं होने वाला है सर। ये वो वैसे ही है। एक दिन मैं एक बार उबर में बॉम्बे में जा रहा था, और एक ड्राइवर was with me, and he heard my voice, and he realized that I'm from UP, and he said, सर आप कहाँ से? मैंने कहा मैं बनारस से हूँ। सर मैं आजमगढ़ से हूँ। मैं कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बताइए। बोले सर आप तो लगता है कुछ आप बैंकिंग वैंकिंग में कुछ काम करते हैं। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल करता हूँ। बोले मेरे को सर एक मदद चाहिए आपसे। बोले, मैंने बोला बोलिए। बोले सर मेरे सहारा में ना 6.5 लाख रुपए फंस गए हैं। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा किए थे, और वो पैसे बिल्कुल वापस नहीं आ रहे। मैंने कहा तुम आजमगढ़ में कार ड्राइवर हो, 6.5 लाख तुमने सहारा में जमा ही क्यों किए भैया? कह रहे सर वो सहारा तो बहुत बड़ी कंपनी थी सर, मैं क्या करता, अब सब तो आके बोलते थे कि आप जमा कर दो। तो चाहे वो सहारा हो, चाहे वो कलकत्ता में वो चिट फंड हो, हमारी देश की जनता बहुत ही गलेबल है। सो इट डजंट हैव द एबिलिटी टू असेस द रिस्क। इट गोज बाय द ब्रांड, एंड ब्रांड इज, क्यों बैंकिंग इंडिया में सेफ एंड सिक्योर मानी जाती है? बिकॉज हम आप सब ये मानते हैं कि बैंक अगर फेल कर भी गया तो भारत सरकार पैसा बेल आउट करके दे देगी। बट एक पीयर टू पीयर सही मर बात। गया तो कौन देगा पैसा सर? कोई नहीं है, कोई उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए वहां पे उपस्थित नहीं है। सर ये जो लेंडिंग सेक्शन में ही क्रेडिट कार्ड पोर्शन है, क्रेडिट कार्ड बिजनेस है, या बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए भी आज के दिन में कई कंपनीज हैं जो क्रेडिट कार्ड्स दे रही हैं। आज अदर एनबीएफसीज की बात करें तो बहुत लोग जो है क्रेडिट कार्ड बिजनेस में एंटर कर चुके हैं, और कई इंटरनेशनल कंपनीज भी इंडियन एनबीएफसीज के साथ मिलके बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स दे रही हैं। तो हाउ यूग्रो प्लान टू गो अहेड इन दिस सेक्टर, मतलब ये इस स्पेस को फुलफिल करने की आपके क्या प्लान्स हैं आगे? So first and foremost, credit card issuance by NBFC is not allowed. So there is ओके। only specialized two NBFCs, SBI cards and BOB cards in India, which can issue credit card as an NBFC. Otherwise, credit card can only be issued by a bank in India. NBFC have to take a specific approval, and RBI has not given this approval to anybody yet. While they have said that they will consider it over a period of time. और उसका रीजन ये है कि आरबीआई एनबीएफसी को क्रेडिट कार्ड इसलिए नहीं देता क्योंकि क्रेडिट कार्ड चलाने के लिए आपको बैंक जैसी लाइबिलिटी चाहिए। बिकॉज हम जब आपको क्रेडिट कार्ड शिवेंद्र को देते हैं, हमने आपको 5 लाख की लिमिट दे दी। अब वो लिमिट आप कब यूज करोगे मुझे पता नहीं है, लेकिन जब आप यूज करोगे तो उस समय मेरे पास पैसा होना चाहिए। तो बैंक के पास हर समय उतना लिक्विडिटी होती है, एनबीएफसी के पास नहीं होती है, इसलिए बैंक एनबीएफसी को क्रेडिट कार्ड नहीं अलाउड है। बहुत सारे नए फिनटेक एक क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म बना के बैंकों से ही इशू कराते हैं, बट होता तो पीछे बैंक का ही क्रेडिट कार्ड है। तो जैसे बजाज फिनसर्व क्रेडिट कार्ड इशू करता है, बट वो क्रेडिट कार्ड होता आरबीएल का है, तो आरबीएल का ही क्रेडिट कार्ड है, बस वो एफिशिएंसी के लिए क्रेडिट कार्ड करते हैं। हमारा एक और मानना है कि जो वाइल क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन इन इंडिया इज लोएस्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज हमारे टोटल पॉपुलेशन का 30% क्रेडिट कार्ड यूजेस है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में टोटल पॉपुलेशन का 4 टाइम्स कार्ड है। देखो बट ओवर लेवरेज, वहां पे लोग क्या करते हैं, छोटा बच्चा 20 साल का बच्चा भी ना, उसका भी जो है कम से कम वो 10 से 25 लाख रुपए का लोन होगा, बिकॉज वो 4 कार्ड रखेगा। एक कार्ड का जब लिमिट खत्म हो जाएगा तो वो दूसरे कार्ड से पैसा स्वाइप करके पिछले वाले कार्ड का पैसा वापस कर देगा, दूसरे वाले कार्ड का हो जाएगा तो तीसरे वाले करेगा। तो हमेशा बेचारे डेट में ही मरे रहते हैं, कभी उनके पास डेट फ्री नहीं होते, खाली रोल ओवर ऑफ डेट करते हैं। लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ी यूनिफॉर्म चीज आ रही है, दैट रेलेवेंस ऑफ क्रेडिट कार्ड ही खत्म हो रहा है। बिकॉज हिंदुस्तान में एक बड़ा ही रिवोल्यूशन हुआ, जो वर्ल्ड का पहला रिवोल्यूशन है, वह है यूपीआई। यूपीआई। यूपीआई की वजह से जो पेमेंट इकोसिस्टम है वो पूरा ट्रांसलेट हो गया। तो आज के दिन में चाय से लेके छोटे से छोटा 5 रुपए का सामान भी आप मोबाइल से पे कर पाते हैं। और अभी आरबीआई ने एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप उठाया है, जहां पे उन्होंने कहा है क्रेडिट ऑन यूपीआई। सो क्रेडिट ऑन यूपीआई, हालांकि वो भी अभी सिर्फ बैंक को अलाउ किया है। क्रेडिट ऑन यूपीआई पे क्या होगा कि शिवेंद्र जी को एक बैंक 2 लाख रुपए की लिमिट दे देगा, उसके लिए आपको कार्ड रखने की जरूरत नहीं है। सेम क्यूआर कोड से आप वो क्रेडिट लिमिट स्कैन कर सकते हैं और पैसा वापस कर सकते हैं। तो सारा क्रेडिट सिस्टम इंडिया में ना वो कार्डलेस होगा। सो आई थिंक वो कार्ड का, तो अभी जैसे हमारा ग्रो एक्स प्लेटफॉर्म है, वो एक्चुअली विदाउट कार्ड बिल्कुल ही क्रेडिट कार्ड जैसा काम करता है।
तो आप अगर ग्रोएक्स को डाउनलोड करें मोबाइल पे, वो कुछ डेटा पॉइंट लेगा और 3 लाख तक की लिमिट एक स्मॉल मर्चेंट को दे देता है। आप वो मर्चेंट मोबाइल से किसी को भी पेमेंट कर सकता है और मोबाइल से ही किसी से भी पेमेंट रिसीव कर सकता है, और अगर उसने 2 दिन के लिए पैसा यूज किया तो 2 दिन का इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो उसको बिजनेस को कहाँ है क्रेडिट कार्ड की कोई नहीं, वो तो मोबाइल ही क्रेडिट कार्ड है, कार्डलेस क्रेडिट। कार्डलेस क्रेडिट। सर अगर हम लोग एनबीएफसीज की बात कर रहे हैं, यू ग्रो एज एन एनबीएफसी फर्म की बात कर रहे हैं, तो वन टॉपिक जो बहुत ज्यादा फोकस में डिस्कशन में रहता है वो है एनपीएस का। इस सेक्टर के एनपीएस की क्या परफॉर्मेंस है, उसके साथ साथ अगर हम यू ग्रो के एनपीएस की बात करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वो कैसे परफॉर्म किया सर? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। देखिए, जब भी आप एमएसएमई की बात करते हैं ना, तो बोलते हैं बहुत ही रिस्की सेगमेंट है। एग्जैक्टली। पिछले 20-25 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ एमएसएमई मतलब रिस्क बहुत हाई है। एक पॉइंट ऑफ टाइम था जब एमएसएमई सेक्टर का ग्रॉस एनपीए, और एनपीए भी एक्चुअली आपको देखना चाहिए एनपीए का मतलब क्या है। एनपीए मतलब 90 दिन तक किसी कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, सो पोटेंशियली वो पैसा नहीं देगा और आपको लॉस हो जाएगा, राइट? ये है एनपीए। तो इसीलिए जब एनपीए बढ़ता है तो लोग मानते हैं कि भाई लॉस बढ़ेगा इस कंपनी का, तो ये रिस्की हो गई बिजनेस, राइट? इसलिए एग्जैक्टली। एनपीए मॉनिटर किया जाता है। लेकिन एंड ये माना गया है कि एनपीए एमएसएमई में बहुत हाई होता है। बट अब जो और वो सच भी है, बट वो एनपीए हाई क्यों होता था? ये वही इसी वजह से होता था। सेम प्रॉब्लम कानपुर में आप गए और आपने कैश फ्लो आप असेस नहीं कर पाए, आपने कच्चे का पूरा हिसाब किताब लेके उसके बेसिस पे लोन दे दिया, वो हिसाब किताब गलत निकल गया तो लॉस हो गया या एनपीए हो गया, राइट? या उससे पहले होता था कोई बहुत अच्छे स्मार्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बड़ा बैंक से लोन लेने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा ड्रेस्ड अप बैलेंस शीट और पीएनएल स्टेटमेंट बना के फैब्रिकेटेड बैलेंस शीट रेडी हो गई। ड्रेस्ड अप, आई वुड से ड्रेस्ड अप। फैब्रिकेटेड बैलेंस शीट और पीएनएल दिया और उस पे बेसिस पे लोन ले लिया। लेकिन विगत 5 वर्षों में ये जो मेथड है ऑफ असेसिंग द कैश फ्लो, कि जब आप टर्नओवर आ गया, आपका 2 साल का मैंने टर्नओवर फेच कर लिया और सिस्टम ने ये इवेलुएट किया कि उस टर्नओवर का कितना पैसा आपके बैंक में आया और ब्यूरो में कितने आपने लोन लिए और कितने आपने वापस किए, इसके बाद एक्चुअली द कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग is translating to very stable credit behavior. That is point one. Second, इंडिया में क्रेडिट कॉस्ट मैनेज या एनपीए मैनेज करने का एक मेथड है, और हम कितने भी स्मार्ट हो, हम इंडिया की सबसे बड़ी डेटा एनालिटिक्स टीम आज हमारे पास है, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी टीम हमारे पास है, 275 लोग हमारे टेक्नोलॉजी प्लस डेटा एनालिटिक्स में हैं। सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट माइंड्स आर अ पार्ट ऑफ आवर मैनेजमेंट टीम। लेकिन in spite of all of that, there is a conventional wisdom. Conventional wisdom says there is an ब्याज की दर और लॉस के रेशियो में एक कोरिलेशन है। किसी को आप 30% ब्याज पे लोन देंगे तो आपको 3 से 5% का लॉस उस पर आना ही आना है, और किसी को अगर आप 11 या 12% पे सिक्योर्ड लोन देंगे तो आपको आधे परसेंट का ही लॉस आना है, राइट? तो अगर आपको पोर्टफोलियो क्वालिटी मेंटेन करनी है तो आपको इस पोर्टफोलियो का बैलेंस वैसा क्रिएट करना पड़ेगा। इसीलिए इन यूग्रो फर्स्ट वी वेरी our machine does all the portfolio analysis, very high quality credit underwriting, बट उसके नीचे हम एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट क्रिएट करते हैं जिसमें 70% हम सिक्योर्ड बिजनेस करते हैं, 30% हम अनसिक्योर्ड करते हैं। हम बहुत हाई यील्ड में नहीं जाते, मतलब हम 12% से 18% के बैंक में क्रेडिट करते हैं, 15.5 से 16% का हम पोर्टफोलियो यील्ड जनरेट करते हैं, जिससे हर टाइप ऑफ प्रोडक्ट का एक क्रेडिट लॉस प्रोजेक्शन है और उसका समेशन जो है वो 2% से नीचे क्रेडिट कॉस्ट आए। सो इसकी वजह से यूग्रो का ग्रॉस एनपीए ऑल थ्रू द साइकिल्स, ऑल थ्रू द कोविड is less than 1.7, 1.8%. Net NPA is 1.1%, and we are confident that we will always be within the credit cost band of sub 2%, which is one of the best performing credit cost band in India. Got your point, sir. सर अगर मैं स्पेसिफिक सेक्टर के हिसाब से आपसे पूछूं, तो जैसे मैं बीच में बात भी कर रहा था आपसे कि यूग्रो कैसे बिजनेस को लेंडिंग करना प्रेफर करती हैं, स्पेसिफिक सेक्टर बेस्ड अगर नाम लेके पूछूं तो लाइक मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी, ये सेक्टर्स हैं उसमें से जिसमें जो यूग्रो प्रेफर्स टू लेंड? तो हमने देखिए हमारे 9 सेक्टर सिलेक्शन है उसका एक मेथड है।
हमारा सबसे बड़ा मेथड था, हिंदुस्तान जो है अपने दम पे बढ़ता है, राइट? तो इंडिया इज ए डोमेस्टिक कंजम्पशन मार्केट, चाइना इज एन कम्प्लीटली एक्सपोर्ट मार्केट, राइट? चाइना इज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सब जगह की चीज वहीं बनती है और पूरे दुनिया में जाती है। इंडिया इज नॉट फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ तो क्या है, हमारी इकोनॉमी तो दिवाली से, होली से, ओणम से, त्योहारों से चलती है, शादियों से चलती है, बड़ी मूवी से चलती है, क्रिकेट मैचेस से चलती है, राइट? तो आप ऐसे सोचिए, जब कल वर्ल्ड कप फाइनल होगा और 1,35,000 लोग अहमदाबाद स्टेडियम में जाएंगे, वो 1,35,000 लोग अगर एवरेज 1,000 रुपए भी खर्च किए, पहले तो बेचारे लोग बहुत महंगे महंगे टिकट खरीद के जाएंगे, और बाहर निकलते और आते समय 1,000 रुपए खर्च करेंगे, फिर टैक्सी गाड़ी लेंगे, कितना ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी अराउंड वन सिंगल मैच इन अहमदाबाद, राइट? तो हम लोग इंडिया कंजम्पशन स्टोरी, क्योंकि हम इतने दशकों से, सैकड़ों साल से इतने दबाए गए और कुचले गए कि हम खुद ही बाउंस कर रहे हैं। तो हमने बोला हम हिंदुस्तान में लेंडिंग उन सेक्टर और सब सेक्टर को करेंगे जो डोमेस्टिक है और इंडिया की कंजम्पशन है। फूड प्रोसेसिंग, हम सब खाना पीना पसंद करते हैं, राइट? तो फूड प्रोसेसिंग, आप कोविड में भी फूड प्रोसेसिंग एज ए सेक्टर डिड वेरी वेल, क्योंकि घर में बैठ के लोग खूब ऑर्डर कर करके खाए जा रहे थे। हेल्थ केयर, हम लोग सब, हेल्थ केयर तो कभी नहीं होगा। एजुकेशन, हिंदुस्तान में गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना चाहता है, इसलिए बहुत ही स्टेबल सेक्टर है। तो हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, एजुकेशन, केमिकल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, इतना मशीनें लग रही हैं। तो हमारे जो सेक्टर का जो कंस्ट्रक्ट है वो इंडिया कंजम्पशन स्टोरी है। और हमारा ये बिलीव है कि इंडिया कंजम्पशन लेड सेक्टर, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विसेज हो, थ्रू द साइकिल आर फार मोर स्टेबल। जैसे एमएसएमई, 47% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इज बाय एमएसएमई, बट हम नहीं है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमई को फाइनेंस करते, बिकॉज बहुत हमारे पास बहुत लिमिटेड एबिलिटी है। अब जो है वो इजराइल का वॉर हो गया और या रशिया में वॉर हो गया, अब एक एमएसएमई अगर रशिया को एक्सपोर्ट कर रहा होता तो वो तो हिट हो गया ना यहाँ पे। अब हम तो नहीं कंट्रोल कर सकते, इसलिए हमारे सेक्टर का सिलेक्शन इंडिया कंजम्पशन है, और वी आर वेरी 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 हैप्पी विद दैट। राइट। सर, अभी पिछले एकदम रिसेंटली 2-3 दिन के चेंजेस हैं। आरबीआई इज कमिंग अप विद लॉट ऑफ न्यूज, लॉट ऑफ मतलब उसे एक्शंस कहेंगे या कुछ आदेश के साथ आ रही हैं प्रिसाइजली फॉर एनबीएफसी सेक्टर्स, अलग अलग एनबीएफसी सेक्टर की कंपनीज के लिए, कि कैसे उनको आगे चीजें प्लान करनी है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं या क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली व्हाट इज दिस, क्या है एग्जैक्टली, क्या नजरिया है उनका, और इसका अपने इस सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और यूग्रो कितना उससे बरी है या कितना उसमें वो है इन्वॉल्व, बिल्कुल, बहुत अच्छा कितना सवाल। इम्पैक्ट आएगा। और स्पेशली पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर के लिए ना, समटाइम ये डाइसेफर कर पाना, बिकॉज मोस्ट ऑफ पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर ये सब न्यूज को डाइसेफर करते हैं, सीएनबीसी सुन के जो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हाँ जी, वो इतना जल्दी जल्दी मेरे बड़े, भी कान में सीएनबीसी से ही गया सर। हाँ, तो वो बहुत मुश्किल होता है। पर देखिए, आपको मैं बहुत ही क्लियर, पहली बात तो यूग्रो इसका बेनिफिशियरी है, ओके। एडवर्सली नहीं इम्पैक्टेड है, हम बहुत ही सीरियस बेनिफिशियरी है। वो अलग बात है कि कल सारी एनबीएफसी के शेयर प्राइस डाउन हुए तो हमारे भी हो गए, क्योंकि ये लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ, ये बड़ा चीज। तो एक जनरल ये परसेप्शन है कि अरे भाई कुछ आरबीआई ने कर कुछ दिया, तो बुरा हो रहा है, कुछ तो कुछ तो बुरा बुरा हो हो रहा है। रहा है। कुछ बुरा नहीं हो रहा सर। आरबीआई पिछले 6, 8, 10 महीने से दो चीज कंटिन्यूअसली बोल रही थी, कि सारे बैंक्स और सारी बड़ी एनबीएफसी कंज्यूमर फाइनेंसिंग को और पर्सनल लोन को बहुत ज्यादा उन्होंने ग्रोथ करी है, क्योंकि लिक्विडिटी अच्छी थी, बेनाइन क्रेडिट मार्केट था, इकोनॉमी अच्छी है। तो बहुत करीब 25% के रेट से ज्यादा कंज्यूमर फाइनेंसिंग हो रही है, और ये रिस्की है। क्यों रिस्क? पहली बात की क्या है कंज्यूमर फाइनेंसिंग? आप जब फ्रिज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी खरीदते हैं, जब आप अमेजोन पे जाते हैं और आज के जीन्स और परफ्यूम खरीदना चाहते हैं, वो भी ईएमआई पे मिल जाता है। ये है कंज्यूमर फाइनेंसिंग, और वो बहुत ही एक्सप्लोड कर रहा है। और वो एक्सप्लोड कर रहा है, बहुत सारे फिनटेक, बहुत सारी बड़ी एनबीएफसी, बहुत सारे बैंक को लगा ये बहुत अच्छा सेगमेंट और बहुत इजी सेगमेंट है। बट इसके दो प्रॉब्लम है कंज्यूमर फाइनेंसिंग और पर्सनल लोन में। आप ना कस्टमर की एबिलिटी पे कम ध्यान देते हैं, क्या प्रोडक्ट खरीद रहा है उस पर ध्यान देते हैं। बट प्रोडक्ट की तो कोई वैल्यू नहीं हो तो कंज्यूम होके खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, आरबीआई हमेशा चाहता है कि कभी कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो जाए कुछ बड़ा, जिससे कुछ बड़ा नुकसान नहीं हो, राइट?
हमारा देश बचा रहा इसीलिए, ऑल थ्रू द क्राइसिस ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, द एशियन क्राइसिस, देन कोविड, क्योंकि आरबीआई ने बहुत ही बैलेंस व्यू हमेशा लिया। तो वो बोल रहे थे भाई ये थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो, पर कोई सुन नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला जो एनबीएफसी या बैंक कंज्यूमर फाइनेंसिंग और पर्सनल लोन देती हैं, उसका उन्होंने रिस्क वेट 100 से 125 कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा सिंपल मतलब है, जब हम 100 रुपए का लोन बुक रखते हैं तो हमको 15 रुपए की कैपिटल डालनी पड़ती है उसके लिए, राइट? अब वही 100 रुपए की लोन बुक 125 रुपए कंसिडर होगी। तो लोन बुक तो 100 रुपए की थी, पर 25 रुपए एक्स्ट्रा ऐड हो गई, रिस्क वेट बढ़ गया, तो उस 25 रुपए का 15% आपको एडिशनल कैपिटल डालनी पड़ेगी। तो जितनी बड़ी वाली एनबीएफसीज हैं, राइट, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर बहुत बड़ी एनबीएफसी और बैंक, उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई। उसका मतलब है कि कंज्यूमर फाइनेंसिंग और पर्सनल लोन की ग्रोथ अब टेपर होगी। हम करते हैं एमएसएमई फाइनेंसिंग। एमएसएमई फाइनेंसिंग तो भारत सरकार और रिजर्व बैंक और जनरल इको, तो हम जब किसी छोटे व्यापारी को 50 लाख का लोन देते हैं तो किस लिए लोन देते हैं? वो खा पी के खत्म नहीं करता उस पैसे को, उससे वो खरीदता है सामान, या उससे खोलता है एक दुकान, या बनाता है एक छोटी फैक्ट्री जिससे 20-25 150 लोग एम्प्लॉय होते हैं, एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी क्रिएट होती है, राइट? तो प्रोडक्टिव इकोनॉमी क्रिएट जहां पे होती है वहां पे आरबीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बल्कि गवर्नमेंट का तो फोकस है कि आप बिना कोलैटरल के लोन दो। तो ये जो अनसिक्योर्ड लोन है ना, उसके दो सेगमेंट है, अनसिक्योर्ड लोन फॉर कंज्यूमर फाइनेंसिंग एंड पर्सनल लोन, एंड नॉन कोलैटरलाइज अनसिक्योर्ड लोन फॉर एमएसएमई। बिकॉज अनसिक्योर्ड लोन फॉर एमएसएमई अब 2 करोड़ तक का लोन पे भारत सरकार गारंटी करती है, 75% ऑफ लोन गेट गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आज मैं जब छोटे एक एमएसएमई को अनसिक्योर्ड लोन देता हूं, उसका 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी बाय चार्जिंग ओनली 1% ऑफ दैट। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है। और दूसरा जो बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन, जो बड़ी यूनिक चीज हुई है इसी सर्कुलर में, आरबीआई ने बोला कि जो टॉप 10 एनबीएफसीज हैं, वो बैंकिंग सिस्टम, 85% ऑफ बैंक लोन टू एनबीएफसी वाज ओनली गोइंग टू टॉप 10 एनबीएफसी। वो क्यों हो रहा था ऐसा? वो इसलिए हो रहा था कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क वेट। सो अगर कोई ट्रिपल ए रेटेड एनबीएफसी है और उसको एक एसबीआई पैसा देता है या बैंक ऑफ बड़ौदा पैसा देता है, 100 रुपए का लोन देता था तो वो 20 रुपए का माना जाता था, और उस 20 रुपए पे 10 रुपए मतलब 2 रुपए की कैपिटल बैंक की लगती थी। आरबीआई ने बोला, वो बढ़ा के उन्होंने 25% से बढ़ा दिया। तो अब जो बी ट्रिपल ए एनबीएफसी होगी, तो वो जब उसको 100 रुपए का लोन दिया जाएगा तो वो 45 रुपए माना जाएगा बैंक में। इसका मतलब बैंक की कैपिटल 2 रुपए से बढ़ के 4.5 रुपए होगी। लेकिन इसका जो बेनिफिट आएगा वो आएगा मीडियम साइज एनबीएफसी लाइक अस, क्योंकि अब बैंक जो आर्बिट्राज था वहां पे वो 7 रुपए या 7% इंटरेस्ट रेट पे बहुत बड़ा पैसा बड़ी एनबीएफसी को देते थे, क्योंकि उनकी कैपिटल बहुत कम लगती थी। अब उनकी वहां कैपिटल लगेगी ज्यादा और इंटरेस्ट रेट वहां बहुत कम है, तो बैंक वुड नाउ मूव देयर मनी टू स्मॉलर मीडियम साइज एनबीएफसी। सो वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मुझको लगता है कि स्मॉलर मीडियम साइज एनबीएफसी को आएगा। So in nutshell, I think so NBFCs which are for next decade are focused on MSME, focus on agri, priority sector lending, would prosper like anything in India. And Yugro is surely one of them. So, सर, आपने इतनी एमएसएमईज को फंडिंग की है, एक कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी एक एमएसएमई की स्टोरी सुनना चाहूंगा जिसमें मतलब आपने फंडिंग किया एंड विच हैज डन ट्रैजेक्टरी चेंजेस, मैसिव ग्रोथ उस एमएसएमई को मिली। कोई ऐसी स्टोरी जो आपके जहन में सबसे पहले आती है? सर नहीं, हमारे जहन में एक ऐसी नई स्टोरी आती है। सो एक्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पैक्ट फाइनेंसिंग, बिकॉज वर्ल्ड के जितने बड़े डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी हमारे लेंडर्स हैं आज के दिन में। सो आईएफयू विच इज डेनमार्क गवर्नमेंट is an equity investor, most of the other DFIs are there। हमेशा वो कहते हैं कि कैसे ये डिमॉन्स्ट्रेट हो कि आप जो कर रहे हैं उससे एक्चुअल चेंज हो रहा है। तो हमने एक्चुअली एक इम्पैक्ट एनालिसिस कराई फ्रॉम ए थर्ड पार्टी, और अभी उसका सेकंड वर्जन आ रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, बिल्कुल पोस्ट कोविड था,
एक सबसे बड़ा जो हमने कोशिश की, हमने हमारा जो फ्लैगशिप लेंडिंग प्रोग्राम है उसका नाम है संजीवनी। और तो बहुत सारे लोग पहले सोचते थे ये क्या आप डॉक्टर्स को लेने देते हैं, हमने कहा नहीं, ये हमने कोविड में क्रिएट किया। तो हम कोविड में ऐसे ही एक अपनी टीम के साथ टीवी बैठे थे, हम कह रहे क्या करा जाए। तो मैंने कहा भाई कुछ तो करना चाहिए ना, हम क्यों नहीं संजीवनी बन सकते एमएसएमई की। तो हम सबको बहुत अच्छा आइडिया लगा कि हम एमएसएमई की संजीवनी बनेंगे। और हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया संजीवनी। और हमने क्या किया, हमने बोला क्योंकि हम सेक्टर और सब सेक्टर जानते हैं, हम लोग लेट अस एनालाइज एंड क्रिएट व्हाट वी कॉल ए मोर्टेलिटी रेट। क्या है मोर्टेलिटी रेट? कौन सा बिजनेस पोस्ट कोविड सर्वाइव करेगा और कौन सा नहीं सर्वाइव करेगा। जनरली आप ये मानते हैं कि हॉस्पिटैलिटी, राइट, कोविड में बिल्कुल ही खराब हो गया था क्योंकि सब कुछ बंद हो गया, ना कहीं शादी हो रही, ना कहीं दुकान हो रहा, ना कोई रेस्टोरेंट खुल रहा है। बट हमने जब हॉस्पिटैलिटी को एनालाइज किया तो हॉस्पिटैलिटी के बहुत सारे सब कंपोनेंट हैं। बैंक्वेट हॉल का मोर्टेलिटी रेट आया 100%, बिकॉज हमको लगा बैंक्वेट हॉल बहुत लंबे पीरियड तक नहीं चलेंगे, जबकि फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स जो कि होम डिलीवरी कर रहे थे उनका मल्टीप्लाई हो गया था रेवेन्यू। तो मोर्टेलिटी रेट फॉर बैंक्वेट हॉल बिकेम 100 एंड फास्ट फूड चेन वाज 5%। सेकेंड, हमने संजीवनी प्रोग्राम के लिए किया प्री पोस्ट डेटा, जीएसटी डेटा। कोविड के स्टार्ट होने के 12 महीने पीछे कितना टर्नओवर था, और कोविड जब खत्म हो रहा है तब टर्नओवर में पिकअप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसका एक कोरिलेशन क्रिएट किया। उस टर्नओवर कोरिलेशन को मोर्टेलिटी रेट से अप्लाई करके हमने लोन देना शुरू किया। कोविड टाइम पे हमने 750 करोड़ लोन के आसपास का लोन कोविड पीरियड में 1.5 साल में दिया, और आज वो बेस्ट परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो अभी भी है। तो ये एक बहुत ही यूनिक प्रोपोजिशन है। सेकेंड, जब हमने अपनी इंपैक्ट रिपोर्ट क्रिएट की, आप ये बिलीव नहीं करेंगे, हमने करीब 1.5 लाख नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया इंडिया में थ्रू स्मॉल बिजनेसेस ओवर पीरियड ऑफ 4 years। हमने करीब 75,000 फीमेल एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया इंडिया में। हमारे कस्टमर जो जिन्होंने हमसे लोन लिया, उसके बाद हमारे लोन का 2 टाइम और लोन वो ले पाए क्योंकि यूग्रो ने उनको लोन दिया। So the overall impact, was very humongous. और वो तो अगर हमारी इम्पैक्ट रिपोर्ट की पूरी हमारे करीब हमने 2000 सर्वे किए थे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग प्लस ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो तो बहुत ही यूनिक स्टोरीज हैं। बट बड़ा जो इम्पैक्ट ये हुआ ना, वो ये हुआ कि हम क्रेडिट एनेबल कर पा रहे हैं एक छोटे बिजनेस को, और जो उसको ग्रोथ पाथ पे ले आता है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। सर आपका स्ट्रैटेजी क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई द फाइनेंसिंग नीड्स फॉर एसएमईज ऑफ वेरियस सेक्टर्स? क्योंकि कुछ सेक्टर्स में टाइम बेस्ड हो सकता है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, तो मतलब व्हाट आर द डिफरेंट प्रपोजिशंस टू आइडेंटिफाई द फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ वेरियस सेक्टर्स? तो देखिए ऐसा होता है कि हमारा तो एक यूनिफॉर्म क्रेडिट मेथोडोलॉजी है। भाई किसी का जीएसटी लो, बैंकिंग लो, ब्यूरो लो, वो स्कोर क्रिएट करो, ABCDE करो, यस एंड नो बोलो। उसके बाद सेक्टर सब सेक्टर के बेसिस पे एक टेम्पलेटेड अंडरराइटिंग है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट क्रिएटेड। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट से कस्टमर चूजेस व्हाट प्रोडक्ट फिट्स बेस्ट टू हिम, राइट, एंड देयर मेथड टू रीच दैट। सो हमारा प्राइम सिक्योर्ड सेगमेंट है जहां पे हम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन देते हैं 50 लाख से 3 करोड़, राइट। हम प्राइम अनसिक्योर्ड में 5 लाख से 25 लाख का अनसिक्योर्ड लोन देते हैं। हम माइक्रो एंटरप्राइज में 5 लाख से 25 लाख का सिक्योर्ड लोन देते हैं। हम अपने सप्लाई चेन में रिटेलर और डीलर फाइनेंसिंग करते हैं जो 1 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है, जहां पे वो डेली परचेज नीड या मटेरियल खरीदने के लिए फाइनेंसिंग ले सकता है। हम मशीनरी फाइनेंसिंग के लिए अलग एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रखा है हमने। हमने स्मॉल मर्चेंट के लिए ग्रो एक्स प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रखा है। तो हमने क्रेडिट को यूनिफॉर्म किया, कस्टमर को समझा, और डिफरेंट प्रोडक्ट क्रिएट किए और उसके डिफरेंट चैनल क्रिएट किए, सो दैट जो कस्टमर को जो जरूरत है वो उसके हिसाब से ले सके। बिकॉज हम वो तो नहीं, इतने स्किल पे हम ये नहीं कर सकते हर कस्टमर के पास जाए और उससे पूछे सर आप अपनी नीड बताओ और उसके हिसाब से हम आपको क्रेडिट देंगे। तो हम बहुत टेम्पलेटेड अंडरराइटिंग और टेम्पलेटेड अंडरराइटिंग प्लेटफॉर्म है। जब एक हमारा बड़ा बेस क्रिएट हो जाएगा, जब 5-1 लाख कस्टमर हो जाएंगे, तब हम उन कस्टमर से जाके पूछ सकते हैं सर आपने हमसे मशीनरी की फाइनेंस ली थी, आपको टर्म लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंशन तो नहीं चाहिए, या आपको वर्किंग कैपिटल तो नहीं चाहिए। वो भी हम धीरे धीरे अब शुरू कर रहे हैं।
exploring lending opportunities with the existing business. और इवेंचुअली सर, सर हमारा गोल है, जैसे अभी एक बड़ा यूनिक हमने किया है, हम बिकॉज हम लोग बहुत ही पैशनेट हैं अबाउट ऑन द ग्रीन एनर्जी, बिकॉज हमको लगता है कि एनर्जी से एफिशिएंसी एंड प्लैनेट को बचाने की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। तो इस साल हमने अपना ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव स्टार्ट किया, 1000 करोड़ का। बहुत फोकस्ड सेक्टर है ये, बहुत ही फोकस सेक्टर है हाँ, बट आज हम के उसको दिन में। सेक्टर नहीं मानते, हम तो बड़ा सर हम ऐसे हमने किया, हमने हिंदुस्तान के जितने बड़े सोलर मैन्युफैक्चरर और इम्प्लीमेंटर है उनसे पार्टनरशिप। उसके बाद हम अपने टोटल कस्टमर बेस पे गए और डेटा एनालिटिक्स के थ्रू हमने एनालाइज किया कि कौन से कस्टमर बहुत इंटेंसिव पावर कंज्यूमर्स हैं, और उनको उनके प्रीवियस क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे एक प्री अप्रूव प्रोग्राम दिया, और उनको हमने बोला आप 25 लाख का लोन या 50 लाख का लोन रूफटॉप सोलर इंप्लीमेंटेशन के लिए ऑन टैप हमसे ले सकते हैं। और बाय द वे हमारे ये 4 पार्टनर हैं जो बेस्ट प्राइस आपको ऑफर करेंगे, you can contact them and if you get a rooftop solar implemented we will automatically finance। तो हम पहला कदम कस्टमर नीड को भी सर्विस करने का उठा रहे हैं। हमारा इवेंचुअल गोल है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे एमएसएमई कस्टमर कंज्यूम करते हैं, सर्विस करते हैं, उनको भी हम ला सके क्रेडिट के साथ, बट वो अब लंबी दूरी का एक विजन है हमारा। बिल्कुल सर, विद द टाइम ग्रो करने वाला वो सब्जेक्ट है। सर, कुछ देर पहले आप अपने ईयर ऑन ईयर पैट के बारे में बता रहे थे कि कैसे वो ग्रो कर रहा है, एंड देन यू एंडेड अप विद दिस कपल ऑफ क्वार्टर्स जो अभी बीते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के। अगर मैं आगे आने वाले दौर की बात करूं, एज एन इन्वेस्टर, प्योरली एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल के व्यू के साथ, हाउ यू इंटेंड टू टेक यू ग्रो अहेड, कैसे आप अपना लेंडिंग एसेट को इंक्रीज करना चाहेंगे, किस प्रोपोर्शनेट में ईयर ऑन ईयर, उसके बेसिस पे कैसे आपके पैट के ऊपर क्या परफॉर्मेंस आने की संभावना है? देखिए, बेस्ट लेंडिंग कंपनी हिंदुस्तान में 30 से 40% उनको ग्रोथ करनी चाहिए, उनको कम से कम 15 से 18% रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करना चाहिए, और ये दो करने के लिए उनकी क्रेडिट कॉस्ट 2% से नीचे होनी चाहिए, राइट, और रिटर्न ऑन एसेट 3 से 4% होना चाहिए। क्यों 17 से 18% रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए? पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर, आप अगर बैंक एफडी में पैसा रखते हैं तो 4% मिलता है, 5% मिलता है, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लीजिए 7% मिलता है, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद लीजिए 9-10% मिलता है। और अगर आप एंड मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग समझ नहीं आती, वहां तो लोग कहते हैं कुछ बिना कुछ करे ही पैसे बन जाते हैं, बट अगर आप इक्विटी खरीद रहे हैं जो कि टेक्निकली रिस्क सेगमेंट है, तो आपको 16-17% का रिटर्न आना चाहिए। तो जो कंपनी 16-17% का रिटर्न दे पा रही है वही अच्छी कंपनी है। तो 16-17% का रिटर्न, हम अगर आप देखेंगे हमारा क्वार्टरली प्रेजेंटेशन, हमने बोला है कि नेक्स्ट 6 क्वार्टर में ये जो कोर मैट्रिक्स है, जो एचडीएफसी की थी, जो आईसीआईसीआई की होती है, जो कोटक की होती है, हम अचीव करके दिखा देंगे। हम कंटिन्यूअसली फॉर नेक्स्ट मेनी नंबर ऑफ इयर्स मिनिमम 30 से 35% ग्रो करेंगे। हम 3 से 4% रिटर्न ऑन एसेट जनरेट करेंगे, हम 16 से 17% आरओई करेंगे, हमारा कॉस्ट टू इनकम रेशियो 45% होगा। और एक बहुत बड़ा नया डायनेमिक चेंज हिंदुस्तान में आया, वो है को लेंडिंग, जहां पे हमने उसके बारे में बात नहीं की, हिंदुस्तान के टॉप 10 बैंक हमारे साथ पार्टनर करके एंड कस्टमर को ज्वाइंटली लेंड करते हैं। उसकी वजह से हम बहुत कम, हमारी कैपिटल कंजम्पशन कम है और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो रही है। तो वो भी हमारा एक बहुत बड़ा फोकस है, जिसको हम बोलते हैं कि 45 से 50% हम ऑफ बैलेंस शीट करेंगे। ये हमारा विजन है, और इसके बेसिस पे हमको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट, जैसे पिछले 2010 करीब 13-15 साल में बजाज फाइनेंस 8,000 करोड़ से 3 लाख करोड़ पहुंच गया, श्रीराम फाइनेंस 5,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ पहुंच गया, चोला 80,000 करोड़, 90,000 करोड़। हमको ऐसा लगता है कि यूग्रो हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है और ऐसी सर्विस है जहां पे हम उस लीग में चले जाएंगे जहां पे हिंदुस्तान के एमएसएमई की सबसे बड़ी नहीं, बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम बना पाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है इसके साथ बहुत सारे और लोग भी सिमिलर साइज का बनाए, बट वो तो ठीक है, क्योंकि गैप सर इतना ज्यादा है, 85 लाख करोड़ है। तो हम तो क्या 1 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, तो 84 लाख करोड़ करने के लिए तो अभी भी बहुत सारे लोगों को करना पड़ेगा। हाँ, तो आई थिंक तो यही है हमारा विजन। हम इस साल 9,000 करोड़ के आसपास, 9 से 10,000 करोड़ के बीच में होंगे, अगले साल हम 17-18,000 करोड़ पे होंगे, उसके अगले साल हम 25,000 करोड़ पे होंगे, उसके बाद तो फिर हम 25-30% से ग्रो करते ही रहेंगे सर।
सर फाइनेंशियल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजीज, एआईज, ये सब का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। एंड लेंडिंग सेक्टर के लिए तो बहुत ही जरूरी है कि ह्यूमन इंटरवेंशन को जितना हम कर्व डाउन करके रखें और जितना मैकेनिकल और टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज करके रखें, तो उसमें ह्यूमन एरर्स होने की संभावनाएं रिड्यूस हो जाती है। ऐसा अक्सर मैं लोगों से सुनते आया हूँ। तो कितना सही है ये, और यदि सही है तो यूग्रो इसके ऊपर कैसे वर्क कर रहा है, क्या टेक्नोलॉजीज को इन्फ्यूज कर रहा है अपने सिस्टम? या नहीं, देखिए ऐसे आई डोंट थिंक सो कि हमारा कोई ऐसा एफर्ट है कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को कम किया। एमएसएमई क्रेडिट में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ही हाई होता है, बट उस ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को कैसे आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव, प्रिडिक्टेबल एंड एरर फ्री बना सके, ये काम करती है टेक्नोलॉजी और डेटा। यूग्रो की टैग लाइन है, वी आर ए डेटा टेक कंपनी, राइट? सो वी डोंट कॉल अवरसेल्फ फिनटेक, वी कॉल अवरसेल्फ डेटा एंड टेक कंपनी। क्यों? डेटा, तो सबसे बड़ा एरर कहाँ होता है? क्रेडिट के डिसीजनिंग में होता है, और हम ये बोल रहे हैं कि डेटा अब उसको सिंप्लीफाई कर सकता है। So that's why we are focused. We have India's very strong data analytics team of 75 people. We are on our third generation of what we call proprietary patented growth score. And technology is for improving the process and simplification. Right? क्या इसका मतलब होता है? आज के दिन में आप हमारा ग्रो एक्स ऐप अगर डाउनलोड करें, विद इन 5 to 7 minutes you can get a credit on tap on your mobile. That is technology. So बट दो अलग अलग चीजें और दोनों साथ चलनी चाहिए। अगर मैं आपको बहुत अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दे दूं कि आपका अकाउंट फटाक से खुल जाता है, आपका केवाईसी हो जाता है, और आपका मैं क्रेडिट करने के लिए फिर वही मैनुअल सब कुछ करता रहूं, तो भी काम नहीं चलता है। तो इसलिए डेटा प्लस टेक्नोलॉजी पे हमारा बहुत बड़ा फोकस है। 205 लोग टेक्नोलॉजी में है, 75 लोग डेटा एनालिटिक्स में है, और सेम फिर उसके बाद बहुत ही लार्ज क्रेडिट अंडर राइटिंग, ओरिजिनेशन एंड कलेक्शन टीम है। बट उनका जॉब आसान हो गया है, बिकॉज अब अगर उनको किसी कस्टमर का बैंक स्टेटमेंट और उसका कैश फ्लो देखना है, तो उनको मैनुअल नहीं करना है, वो सिस्टम 5 मिनट में फ्लो करके देता है। उनको क्या पूछना है, क्या कहना है, क्या करना है। तो अगर किसी नॉर्मल लेंडिंग कंपनी में एक क्रेडिट ऑफिसर दिन में 3 फाइल कर सकता है, तो हमारे यहाँ वो 25 फाइल या 10 फाइल कर सकता है, राइट? और एरर फ्री कर सकता है। वो आई थिंक सो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारा तो सारा बिजनेस इज डिपेंडेंट अपॉन दिस फिलॉसफी ऑफ data plus technology and automated credit to the end customer. Right, sir. आई थिंक सर आई एम डन विथ माई क्वेरीज। जो भी मेरे मन में सवाल थे, जो मैं बहुत ज्यादा ईगर था आपके साथ ये सेशन करने के लिए, क्योंकि इवन आई एम इन्वेस्टर इन द इंडियन मार्केट, तो जरूर एनबीएफसी बहुत बड़ा स्पेस है, तो उसको एक्सप्लोर करना, उसके इन डेप्थ को समझने में बहुत मजा आया। साथ ही मैं ये उम्मीद करता हूँ हमारे जितने अटेंडीज, जितने व्यूअर्स रहे हैं, दे मस्ट हैव श्योरली एंजॉयड। हमारे व्यूअर्स हमको जूम के प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब लाइव के प्लेटफॉर्म से, या फेसबुक लाइव के प्लेटफॉर्म से भी अटेंड किए हैं। साथ ही साथ हाँ एक जी, सवाल आपके चैट बॉक्स पे है जो थोड़ा यूनिक सा है, मैं सोच रहा हूँ जवाब उसका दे दूं। हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल, यू कैन टेक सौरभ इट अप। दुबे जी ने पूछ रहा है, अन्य आय कहाँ से हो रही है जो आप के परिणाम में अंकित है, किस क्षेत्र से है हुई है, ये अंकित नहीं है। गौरव जी, ये अन्य आय हमारे प्योर बिजनेस इनकम का ही पार्ट है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम बैंकों के साथ को लेंडिंग करते हैं, एंड ये बहुत बड़ी यूनिक चीज है कि आज के दिन में बड़े बैंक की पावर हमारे पास है टू एक्सपैंड अवर बिजनेस। लेकिन जो ये डिफरेंस, तो अगर हमने किसी कस्टमर को, गौरव जी आपको अगर हमने 15% के ब्याज पे लोन दिया, और अगर पीछे एक बैंक ने को लेंडिंग 80% उसका बैंक ने दिया, और उस बैंक ने हम यूग्रो के साथ रेट फिक्स किया हुआ है 9%, ये जो डिफरेंस है वो अदर इनकम या फी इनकम में आती है, बट एक्चुअली ये हमारा पार्ट ऑफ कोर इनकम इटसेल्फ है। तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। एकदम क्लियर क्लैरिफिकेशन है सर। मैं आशा करता हूँ कि क्वेरी जो है, मोर ओवर जो भी क्वेश्चंस आए थे हमारे पास क्वेश्चन आंसर सेशन में, ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने क्वेश्चंस सब जो है इंक्लूड कर लिए थे जब भी आपसे कन्वर्सेशन करता रहा। तो बहुत ही मजेदार सर ये सेशन था, बहुत कुछ जानने समझने मिला आपके बारे में, आपकी जर्नी कैसे बनारस से स्टार्ट हुई और वो बॉम्बे तक पहुंची, कैसे आपने अपने एनर्जेटिक नेचर के साथ और लंबे विजन के साथ आपने यूग्रो को स्टैंड किया, और आगे भी आप उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ इस कंपनी को और नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे।
sector itself is a blooming sector. तो thank you so much sir for your valuable time. बहुत मजा आया आपसे मिलके. I think investors को भी फंडामेंटल ग्राउंड पे बहुत ज्यादा जानकारी मिली होगी इस सेक्टर के और कंपनी के बारे में. Thank you so much all the attendees for your valuable time and session. Thank you Sachin sir. Thank you, Shivanji. Thank you for